दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अपने क्रिमिनल लॉ को पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब कि आईपीसी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पूरे आईपीसी को कवर करना इतना इजी नहीं है। यहाँ पे हम जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इन सभी टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दोगे, किसी भी एंट्रेंस को दोगे, तो आपके लिए वो एग्ज़ाम देना ईजी रहेगा और आपके जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हम 15 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो अब एक एक करके हम करते जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्राइम क्या होता है। अगर हम क्रिमिनल लॉ को देख रहे हैं, इंडियन पिनल कोड को देख रहे हैं, तो क्राइम जो है इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट फिलोसफर्स और डिफरेंट जूरिस्ट डिफरेंटली। और जो सबसे कॉमन डेफिनेशन आती है क्राइम की, वो किसके द्वारा दी गई आती है? ऑस्टिन के द्वारा दी गई आती है, जो जिन्होंने बोला था कि क्राइम जो होता है क्या होता है, एक एक्ट होता है, ओमिशन होता है, मतलब कि आप कोई चीज़ करते हो या कोई चीज़ नहीं करते, जो कि लॉ जिसके लिए आपको पनिश करता है। जो चीज़ आपने करनी थी आपने वो नहीं की, उसके लिए आपको लॉ पनिश करेगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने नहीं करनी थी और वो आपने कर दी, तो फिर भी आपको उसके लिए लॉ पनिश करेगा। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्राइम बोलते हैं। अब अलग अलग जूरिस्ट ने इसकी डेफिनेशन दी, ऑस्टिन ने, ब्लैकस्टोन ने, स्टीफन ने, प्रोफेसर गुडहार्ट ने, माइकल एंड एडलर ने। इन सब की डेफिनेशन में एक चीज़ कॉमन मिली, वो क्या थी? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। और ये एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर भी दो ऐसे एलिमेंट्स थे जो सभी क्राइम के अंदर मिलते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? मेंस रिया और एक्टस रियस। अब हमें यह समझना ज़रूरी है कि मेंस रिया का मतलब क्या होता है। मेंस रिया का मतलब, फर्स्ट मेंस रिया, और सेकंड हमें समझना है एक्टस रियस। अब मेंस रिया का मतलब क्या होता है? जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट है क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर। इसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। जब तक आपकी किसी चीज़ के पीछे इंटेंशन नहीं होगी, आपके पीछे उसकी भावना नहीं होगी वो गलत करने की, तब तक आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपने वो क्राइम किया है। तो यहाँ पे एक फेमस मैक्सिम आती है, कौन सी? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, जिसका मतलब क्या होता है कि जो एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस वर सो। आपने अगर कोई काम एक्सीडेंटली कर दिया, आपने कोई काम बिना इंटेंशन के कर दिया, तो वहाँ पे आपको क्रिमिनल नहीं बोला जाएगा। यही क्या है? मेंस रिया है, जहाँ पे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन आती है, जैसे कि जो क्रिमिनल केसेस नहीं होते रियल सेंस में, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उनको क्रिमिनल बोला जाता है, जैसे कि रिवेन्यू एक्ट्स के मैटर, जहाँ पे आपका अगर मेंस रिया नहीं भी होगा तब भी आपको सजा दी जाएगी। इसी तरीके से पब्लिक न्यूसेंस के मैटर को भी आप देख सकते हो, जहाँ मेंस रिया नहीं होगा तब भी आपको सजा दी जाएगी। और जो दूसरा हमारा एलिमेंट आता है वो कौन सा है? एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमन कंडक्ट होता है, मतलब कि मेंस रिया में आपके माइंड को देखा जा रहा है, आपकी इंटेंशन को देखा जा रहा है, और एक्टस रियस के अंदर आपके एक्ट को देखा जा रहा है। तो जो फिजिकल रिजल्ट होता है ह्यूमन कंडक्ट के, उसको हम एक्टस रियस बोलते हैं। जो आप फिजिकली करते हो, जो बाहर होते हुए दिखता है, जैसे अगर आपने मर्डर किया तो मर्डर जो होते हुए दिख रहा है वो क्या है? एक्टस रियस। मर्डर के लिए आपने किसी के पेट के अंदर स्टैब किया कोई नाइफ, तो वो एक्टस रियस है कि जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी दिखी उस क्राइम को होने के लिए, और आपने उसको जो स्टैब किया वो इंटेंशन से किया या नहीं किया, वो मेंस रिया है कि आप उसको मारना चाहते थे या नहीं मारना चाहते थे। इसके अलावा कुछ और एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि इंटेंशन, नेग्लिजेंस, मिस्टेक, मोटिव। तो वो सब भी हम समझ सकते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ थ्योरीज आती हैं पनिशमेंट की, कि क्यों पनिशमेंट दी जाती है किसी व्यक्ति को। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? तो पनिशमेंट एक मेथड होता है जिससे हम अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं क्राइम्स के अगेंस्ट, और ये जो क्राइम्स हो रहे होते हैं इनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे कई सारी थ्योरीज आती हैं जिसके थ्रू हम अपने ये पनिशमेंट्स देते हैं। वो कौन कौन सी थ्योरी है? अगर आप मेन थ्योरीज देखोगे तो 4 तरीके की थ्योरीज आती हैं। सबसे पहली थ्योरी होती है डेटरेंट थ्योरी, सेकंड थ्योरी होती है प्रिवेंटिव थ्योरी, थर्ड थ्योरी होती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, और फोर्थ थ्योरी होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अब डेटरेंट थ्योरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्राइम को रोकना ही नहीं, लेकिन सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बनना, कि जो व्यक्ति जिसने क्राइम किया है उसको इस तरीके से सज़ा दी जाए ताकि जो सोसाइटी है वो भी इस चीज़ को देखे और वो इस तरीके की चीज़ ना करे। प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर क्या होता है? जो क्रिमिनल होता है उसको हम जेल के पीछे डाल देते हैं, जैसा कि हम देखते भी हैं, ताकि वो आगे उस क्राइम को ना कर पाए, या फिर हम उसको डेथ की सज़ा दे देते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उस तरीके का क्राइम नहीं कर पाएगा, या उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेते हैं। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के अंदर क्या होता है? यहाँ पे जिस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ होता है, जिसको हम विक्टिम बोलते हैं, उसको बदला लेने के लिए बोला जाता है, कि उसकी जो रिवेंज की भावना होती है, ताकि वो जिसके भी अगेंस्ट वो क्राइम हुआ है वो अपना बदला ले सके। और इससे ये
सोसाइटी में एक एग्जाम्पल जाए कि जिसके अगेंस्ट गलत होगा उसको बदला लेने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इसको हमारे जो क्रिटिक्स होते हैं, जो भी हैं, उन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये अपने आप में एक पनिशमेंट है, ये कोई रेमेडी नहीं है, इससे कोई भी चीज़ खत्म नहीं होगी, आप एक तरीके से एग्रेवेट कर रहे हो मिसचीफ को। और रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है, जैसे कि जो क्रिमिनल्स हैं, यहाँ पे हमारा मोटो क्या होता है कि ऑफेंस तो ऑफेंस है ही, लेकिन हमें ऑफेंडर को खत्म नहीं करना, हमने अपने ऑफेंस को खत्म करना है। और वो कैसे होगा, उनको जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाएंगे, इस तरीके की चीज़ें जेल में भी देखने को मिलती है कि उनसे जिस तरीके के काम कराए जाते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, तो रिफॉर्मेटिव उनको सुधारा जाता है। तो ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर हम आईपीसी के अंदर आएँ तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो कौन सी है, जनरल एक्सेप्शंस, जो हमें समझनी ज़रूरी है। तो अब अपने बेरेट को ज़रूर साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि हम इसको काफ़ी स्पीड से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर हमें कवर करने हैं और ये एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। अब देखिए, जनरल एक्सेप्शंस को हमें कवर करना है, जनरल एक्सेप्शंस को कवर करना है। अब देखिए, जनरल एक्सेप्शंस दो तरीके की एक्सेप्शंस आती हैं हमारे पास। एक एक्सेप्शंस होती हैं जो एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस होती हैं, और दूसरी होती है जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस। अब एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल में क्या डिफरेंस होता है वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। एक्सक्यूजेबल जो होती हैं, यहाँ पे आपका मेंस रिया नहीं होता, मतलब कि आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर एक्सीडेंटली किसी काम को कर देते हो, तो हम उसको एक्सक्यूजेबल बोलते हैं। वही जस्टिफिकेशन होती है जिसको लॉ जो है जस्टिफाई कर देता है, अगर वो आप क्राइम करते भी हो, अगर जनरली आप वो क्राइम करते तो क्राइम माना जाता है, लेकिन उसको लॉ ने जस्टिफाई कर दिया, जैसे कि प्राइवेट डिफेंस। तो ये दो तरीके के हैं, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल। एक्सक्यूजेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो कौन सा है, सेक्शन 76, जिसके अंदर हमें बताया गया एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड, ऐसा एक्ट जो किसी पर्सन के द्वारा किया गया जो अपने आप को समझ रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण कि वो उस चीज़ से बाउंड है। जैसे कि एक सोल्जर फायर कर देता है मोब के ऊपर अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने के ऊपर, तो यहाँ पे इस व्यक्ति ने कोई भी क्राइम नहीं किया है, क्योंकि इसको ऐसा लगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण कि मुझे बाउंड हूँ मैं इस चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना ज़रूरी है। अब देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कितने तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके की होते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू ट्रू आइडेंटिटीज, जहाँ पे हम उसकी सही आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाते और उस कारण से हम मिस्टेक कर देते हैं। या फिर दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ सेंसरी परसेप्शंस, जहाँ पे हमारे सेंसेस सही से काम नहीं करते। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति थे, और बी जो था ए का सन था, ये दोनों आपस में आसपास खड़े हुए थे, और ए जो है अपने पास जो उसकी कुल्हाड़ी होती है, ऑक्स होती है, उससे क्या करता है, इसका गला काट देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ए को जो सेंसरी परसेप्शन हुआ कि मेरे साथ मेरा बेटा नहीं एक शेर खड़ा हुआ है, तो उसको ऐसा उसके सेंसरी परसेप्शन जो मतलब जो उसके सेंसेस थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे, इस कारण से वो गलती कर देता है। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे सेक्शन 76 का एक्सक्यूज मिल जाएगा। अब देखिए, जो सेक्शन 76 है इसके साथ हमें सेक्शन 79 भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्ट यहाँ पे पर्सन बाउंड होने के कारण कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन 79 भी इसी तरीके का सेक्शन है, जहाँ पे क्या होता है कि एक्ट पर्सन कब करता है, जब उसको जस्टिफाई कर देता है। किस कारण से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण से। वो ये समझता है कि मुझे जो लॉ है उसके अंदर जस्टिफाई कर रखा है, ये जो मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा हूँ ये जस्टिफाइड है। अब कैसे जस्टिफाइड है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। जैसे कि ए जो है जेड को देखता है कि वो मर्डर कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो जेड था वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, इसलिए वो जेड को जाके पकड़वा देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जेड जो है अपना सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति को मार रहा था, तो यहाँ पे ए जो है उसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो इस तरीके से आप इन दोनों डिफरेंस को समझ सकते हो। तो यही डिफरेंस है सेक्शन 76 और 79 में। 76 के अंदर व्यक्ति जो होता है वो बाउंड बाय लॉ होता है या समझता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण कि बाउंड बाय लॉ है, और सेक्शन 79 के अंदर वो जस्टिफाइड बाय लॉ होता है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जहाँ पे वो अपना बेटे का गला काट देता है, उसको शेर समझ के, ये कौन से केस के अंदर दिया गया था, चिरंजीवी वर्सेस स्टेट के अंदर, ये इसी केस के फैक्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास सेक्शन 84 आता है जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 84 हमें क्या बोलता है, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, ये कहीं पे भी हमारे आईपीसी के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो अनसाउंड माइंड को कोर्ट ने बोला कि इक्विवेलेंट टू इनसैनिटी माना जाएगा। तो सेक्शन अगर 84 को आप पढ़ते हो, इनसैनिटी का मतलब तो आपको पता है कि जो व्यक्ति पागल है, किस तरीके से वो हम चीज़ें भी समझेंगे। अब देखिए, सेक्शन 84 को आप समझते हो तो इसके अंदर से कुछ इसके एसेंशियल्स निकलेंगे जो कि कंप्लीट होंगे तभी एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का माना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है, वो ऑफेंस नहीं
कहा जाएगा कब, अगर उस वक्त जब वो उसको कर रहा था अपने दिमाग के अनसाउंडनेस के कारण, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि उसका माइंड जो था वो सही से काम नहीं कर रहा था, इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि वो जो भी एक्ट कर रहा है उसके नेचर को समझने के काबिल नहीं है, या फिर वो ये जानने के काबिल नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो रॉन्ग है या फिर लॉ के अंदर उसको मना कर रखा है। तो इस तरीके का अगर कोई काम करता है कोई व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, तो वहां पे उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी, वो एक्सक्यूजेबल है, जनरल एक्सेप्शंस के अंदर वो एक्सक्यूजेबल कहा जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें इसी तरीके से सेक्शन 85 और सेक्शन 86 भी दिए गए जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन की बात होती है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल किसी ने ले रखा है, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंदर है, और उस वक्त अगर वो कोई ऐसा काम कर देता है जो अगर वो ऑर्डिनरी करता तो क्राइम होता, तो यहाँ पे वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन पूरी होनी चाहिए, क्या कि अगर वो इंटॉक्सिकेशन के अंदर इस तरीके का काम कर रहा है तो एक तो इंटॉक्सिकेशन उसको जबरदस्ती दी गई हो या फिर उसके बिना नॉलेज के दी गई हो, जैसे उसको किसी चीज़ में मिला के वो चीज़ पिला दी गई हो, या फिर उसको जोर जबरदस्ती से वो चीज़ पिलाई हो, तब उसको ये एक्सक्यूज़ मिलेगा सेक्शन 85 और 86 का, जहाँ पे वो इंटॉक्सिकेशन के कारण कोई काम कर देता है। सेक्शन 85 को अगर हम रीड करें तो ये बोलता है कि कोई भी ऑफेंस नहीं होगा किसी व्यक्ति के द्वारा अगर वो किया जाएगा जब वो कर रहा था उस वक्त वो इंटॉक्सिकेटेड था, किसी भी नशे के अंदर था किसी भी तरीके के, और इस कारण से वो इनकैपेबल था नोइंग, जानने के लिए कि वो जो एक्ट कर रहा है वो गलत है या फिर कॉन्ट्रे टू लॉ है, प्रोवाइडेड कि वो जो इंटॉक्सिकेशन हो वो किस तरीके से दी गई है, उसकी बिना नॉलेज के या फिर उसकी विल के अगेंस्ट उसको वो इंटॉक्सिकेशन दी गई है, और वो जानबूझ के खुद पी के अगर किसी का या किसी तरीके से इंटॉक्सिकेट होकर किसी का मर्डर करता है, कोई भी क्राइम करता है, तो वहाँ पे फिर उसको ये एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन 86 क्या बोलता है इस चीज़ के लिए कि जहाँ पे किसी जो भी ऑफेंस हुआ है उसके लिए कोई इंटेंट या नॉलेज चाहिए थी। मतलब कि देखिए क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक्ट किया जाता है, कोई भी ऑफेंस किया जाता है, वो ऑफेंस नहीं होगा जब तक कि वो पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट से ना किया जाए, और जो व्यक्ति उसको कर रहा था जो इंटॉक्सिकेटेड था वो शैल बी लाइबल टू बी डील विद इट एज इफ हैड द सेम नॉलेज एज इट वुड हैव इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, कि अगर उसको सेम ही तरीके की नॉलेज होती तो वो, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो वो नहीं करता। तो और वो इंटॉक्सिकेशन किस तरीके से दी गई है, उसकी नॉलेज के बिना और अगेंस्ट विल। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई, नॉलेज और इंटेंट, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आई, नॉलेज, सेम नॉलेज। तो यहाँ से आप ये डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है, सेक्शन 84 और 85 हमने 86 हमने समझा। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 96। सेक्शन 96 बात करता है हमारी किस चीज़ के लिए, प्राइवेट डिफेंस के बारे में। अब देखिए सेक्शन 96 जो है प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा केस आता है, महावीर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जहाँ पे इस चीज़ को बोला गया था कि कोर्ट ने कि आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। सेक्शन 96 क्या बोलता है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हो वो, और अगर उस वक्त आप कोई भी ऑफेंस करते हो अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर, अपने आप को बचाने के लिए अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। यहाँ पे वारके वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के अंदर बोला गया था जो ये राइट ऑफ डिफेंस है, ये 3 आइडिया के ऊपर बेस करता है। वो 3 आइडियाज़ कौन कौन से हैं कि कोई भी हार्म जो किया जाएगा प्राइवेट डिफेंस के अंदर जितना नेसेसरी है उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कि रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, रीजनेबल डाउट होना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है मुझे मेरी बॉडी के ऊपर या मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर थ्रेट कर रहा है। और तीसरी बात कि ये राइट तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं होगी। सेक्शन 96 के अंदर यही बात बोली गई थी और इस केस ने उसको कंफर्म किया। सेक्शन 97 बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो आपके पास ये दोनों ही चीज़ों के लिए राइट अवेलेबल है प्राइवेट डिफेंस का, चाहे वो आपकी बॉडी हो या फिर किसी और व्यक्ति की बॉडी हो, इसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी हो चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, या फिर किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी है चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 98 देखें तो ये हमें ये राइट भी दे देता है प्राइवेट डिफेंस का, जहाँ पे कोई अनसाउंड माइंड या इस तरीके का कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हमला करता है तो हम अपने आप को प्राइवेट डिफेंस के अंदर यहाँ पे बचा सकते हैं। वैसे तो अगर हम इस तरीके की कोई चीज़ करते तो वो ऑफेंस होता, लेकिन अब हम अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर कर रहे हैं तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखें, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल ए को मारने की कोशिश करता है जबकि जेड पागल है, तो यहाँ पे जेड जो है गिल्टी होगा किसी भी ऑफेंस का नहीं, कि भाई क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का था जो हम सेक्शन 84 के अंदर पढ़ के आ रहे हैं। बट ए हैज़ द सेम राइट
ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन। तो अगर जेड एकदम सही व्यक्ति होता तो जिस तरीके से ए के पास अपने आप को बचाने का प्राइवेट डिफेंस था, इसी तरीके से अभी भी वो डिफेंस उसके पास होगा, चाहे जेड इनसेन है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात सेक्शन 98 बोलता है। इसी तरीके से अगर कोई और व्यक्ति भी है, इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का जैसे हमने देखा, या इस तरीके का कोई भी व्यक्ति है जो समझ नहीं पा रहा उस चीज़ को, माइनर है, वो भी आपके ऊपर अगर अटैक करता है तो वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हो। सेक्शन 98 ने ये बोला है। अब सेक्शन 99 बोलता है कि किस एक्सटेंट तक आप अपने इस प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारे ऊपर 4 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। जो सेक्शन 99 है हमारे ऊपर 4 तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अगर हम इसको पढ़ें तो ये क्या बोलता है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। कि कोई भी ऐसा एक्ट जो आपके ऊपर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं कर रहा है या ग्रीवियस हर्ट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं होगा, और वो किसके द्वारा किया जा रहा है, किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है, गुड फेथ के अंदर, अपने कलर ऑफ ऑफिस, अपने काम को डिस्चार्ज करने के लिए, अपने ऑफिस के अंदर जो भी जिसकी जहाँ पे भी उसका काम है उसके लिए, या फिर किसी और व्यक्ति से करवाया जा रहा है, या मतलब कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे करवाया जा रहा है किसी और व्यक्ति से, तो वहाँ पे भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का जो एक्सक्यूज़ है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, जस्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं होगी। और प्राइवेट डिफेंस का राइट कहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस विच देयर टाइम टू हैव रिकॉर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। जहाँ पे आप पब्लिक अथॉरिटीज़ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आपके पास इतना टाइम है या इतने रिसोर्सेज हैं कि आप पुलिस के पास या किसी भी और पब्लिक अथॉरिटी के पास पहुंच सकते हैं जो आपको बचा सकती है, तो वहाँ पे आपके पास ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो अवेलेबल नहीं होगा, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने काम को। इसी तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को उससे ज़्यादा हार्म दे देते हैं जितना ज़रूरी है, ये मोर हार्म कर देते हैं जितना ज़रूरी है, जितना नेसेसरी है उससे ज़्यादा, तब भी आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। कोई आपसे नॉर्मल लड़ रहा था, आपको थप्पड़ मारा था और आपने अपनी जेब से पिस्टल निकाल के उसके पेट में मार दी, तो आपने क्या किया, नॉर्मल हार्म से ज़्यादा हार्म कर दिया, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हार्म कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन 1 और 2 यही बोलती है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो जाती है जहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसी चीज़ करता है जहाँ पे आपकी डेथ हो सकती थी, तो वहाँ पे अगर आप प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर लेते हो तो फिर सेक्शन 99 आपको रोकेगा नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे अगर जिससे पब्लिक सर्वेंट काम करा रहा है उसके लिए बोल रहा है एक्सप्लेनेशन 2 के लिए, वहाँ पे भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हो। तो प्राइवेट डिफेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमें सेक्शन 99 के अंदर बताया, कहाँ कहाँ नहीं यूज़ कर सकते, या फिर पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कब यूज़ कर सकते हो, ये बताया गया। फिर आते हैं हम प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी के ऊपर, कि आप अपनी बॉडी को डिफेंड करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकते हो, डेथ भी कर सकते हो, जो हमें सेक्शन 100 बताता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है सेक्शन 100 कि आप अपने अगर प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो बॉडी का, वहाँ पे आप किसी और व्यक्ति से जिससे भी आप बच रहे हो उसकी डेथ कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप हर एक सिचुएशन के अंदर कर सकते हो। उसके लिए 6 सिचुएशंस दी गई जहाँ पे आप इस तरीके की चीज़ कर सकते हो। तो पहली सिचुएशन क्या बोलती है कि जो व्यक्ति आपके ऊपर असॉल्ट कर रहा है और वहाँ से आपको रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन मिल रहा है कि वो आपकी डेथ कर देगा, तो वहाँ पे भी आप उस व्यक्ति की डेथ कर सकते हो अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर। दूसरी बात, कहाँ पे आप उस व्यक्ति की डेथ कर सकते हो, जहाँ पे वो व्यक्ति असॉल्ट कर रहा है और आपको रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन है कि वो आपको ग्रीवियस हर्ट कर देगा, तो आप अपने इस तरीके का प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। या फिर वो व्यक्ति रेप करने का कोशिश कर रहा है तो आप उस व्यक्ति का अपने प्राइवेट डिफेंस में डेथ कर सकते हो। इसी तरीके से कोई अननेचुरल लस्ट को अपनी ग्रेटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। कोई व्यक्ति आपको किडनैप या एबडक्ट कर रहा है, वहाँ पे भी कर सकते हो। या फिर कोई व्यक्ति आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है और आपके पास इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ तक पहुंच सको, तो वहाँ पे भी आप उस व्यक्ति की डेथ कर सकते हो। तो आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा और आपको उस जो आपने उस व्यक्ति की डेथ करी उसके लिए कुछ नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे 7 बात भी आ जाती है, अगर कोई व्यक्ति थ्रो या एडमिनिस्टर करता है एसिड, या फिर अटैम्प्ट करता है इस तरीके का कोई चीज़ करने का, एसिड वगैरह फेंकने का, और आपको लगता है कि उससे आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आप उस व्यक्ति की मृत्यु कर दोगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 100 के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 102, तो जो सेक्शन 101 है वो क्या बोलता है कि ये जो हार्म है आप कर सकते हो डेथ के अलावा। अगर ये जो 7 बातें इनके अंदर नहीं आ रहा तो आप उस व्यक्ति को हार्म कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप उसकी डेथ नहीं करोगे। अब देखिए सेक्शन 102 क्या बोलता है, ये बताता है कि कितने टाइम तक आप अपनी बॉडी को डिफेंड करने के लिए इस चीज़ को कर सकते हो।
तो जब वो स्टार्ट होता है, कमेंस होता है, और जब तक वो कंटिन्यू रहता है तब तक आप अपने आप की बॉडी के डिफेंस के लिए इस तरीके का प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको वो रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइज होगी बॉडी के ऊपर, तब से आपका ये राइट स्टार्ट हो जाएगा प्राइवेट डिफेंस का, और जब तक वो कंटिन्यू रहेगी तब तक आपके पास ये राइट रहेगा कि आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके का राइट आपके पास बॉडी के लिए था, इसी तरीके का राइट आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी है, जिसके अंदर आप दूसरे व्यक्ति की डेथ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप वो कब कब कर सकते हो, अगर आपके साथ कोई रॉबरी करने की कोशिश कर रहा है। रॉबरी अभी हम समझेंगे क्या होती है आगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। कोई हाउस ब्रेकिंग एट नाइट कर रहा है, कोई मिसचीफ कर रहा है जहाँ पे वो आग लगा रहा है आपकी बिल्डिंग टेंट वेसल के अंदर जहाँ पे ह्यूमन ड्वेल कर रहा है, रह रहा है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे कस्टडी में है, उस प्रॉपर्टी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, टेंट या वेसल के अंदर, तो आप अगर उस प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए प्राइवेट डिफेंस के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु कर देते हैं तो आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। इसी तरीके से चौथी बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास करता है ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर जहाँ पे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन होती है कि वो आपकी डेथ ग्रीवियस हर्ट कर देगा कॉन्सिक्वेंस के अंदर, तो वहाँ पे आप इस प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन 105 के अंदर देखें तो ये बताता है, सेक्शन 104 हमें बताता है कि इसके अलावा अगर कोई और चीज़ होती है तो वहाँ पे डेथ के अलावा अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन 105 बताता है कि ये जो प्रॉपर्टी के लिए आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कब से स्टार्ट हो जाएगा, जब से आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन लगेगी, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंटिन्यू रहेगी। इसने थेफ्ट का और इन सब का अलग अलग करके बता दिया, तो वो चीज़ वही है। और सेक्शन 106 भी आपको एक तरीके से प्राइवेट डिफेंस का राइट दे देता है जब आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देते हो। मान लीजिए कि आपकी तरफ एक मॉब जो है अटैक कर रही है, जो है एग्जाम्पल में भी दिया गया है, और उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनोसेंट है। आप अपने आप को बचाने के लिए उस मॉब के ऊपर फायर कर देते हैं और किसी इनोसेंट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे आपको सेक्शन 106 का डिफेंस मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम आए तो ग्रुप लायबिलिटी देखते हैं। ग्रुप लायबिलिटी हमारे पास 3 सेक्शंस के अंदर बेसिकली हमें यहाँ पे समझनी है। सेक्शन 34, सेक्शन 141 या 149 भी कह सकते हो आप, और सेक्शन 120 ए और बी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 34 के ऊपर। सेक्शन 34 बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या बोलता है, यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है कॉमन इंटेंशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस सेक्शन के अंदर। तो जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट होता है और वो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, और किस चीज़ के लिए किया जाता है, कॉमन इंटेंशन में किया जाता है, तो सभी व्यक्ति जिन्होंने भी मिलके वो क्राइम किया था वो सभी लाइबल होंगे सेम मैनर के अंदर, जैसे कि उन्होंने वो काम अकेले किया हो। अगर ए बी सी तीनों मिलके डी का मर्डर करते हैं और इनमें से ए जो है वो स्टैब करता है लेकिन बी और सी नहीं करते, लेकिन इनकी कॉमन इंटेंशन थी, ये सब कुछ मिलके करते हैं, तो यहाँ पे ए जिस तरीके से लाइबल है उसी तरीके से बी भी होगा और उसी तरीके से सी भी लाइबल होगा। लेकिन क्या होना चाहिए, उनके बीच में कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। अगर कॉमन इंटेंशन नहीं होगी उनके बीच में तो फिर ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। कॉमन इंटेंशन होना ज़रूरी है। कॉमन इंटेंशन का मतलब कि जो भी इंटेंशन वो शेयर कर रहे हैं आपस में, जो भी ऑफेंस उन्होंने किया उसके लिए जो इंटेंशन वो शेयर कर रहे हैं, उसके लिए जो कॉमन इंटेंशन, उसी को हम कॉमन इंटेंशन बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक नेकलेस है, ये बीड्स हैं उसकी, और ये एक धागा इन सबको जोड़ रहा है, तो सेक्शन 34 यही है, ये जो धागा सबको जोड़ रहा है। अब चाहे वो ये वाली बीड हो, ये वाली बीड हो, ये वाली बीड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा एक नेकलेस ही कहलाएगा। तो इसी तरीके से चाहे ए व्यक्ति हो, बी व्यक्ति हो, सी व्यक्ति हो, सभी उसके लिए लाइबल होंगे, क्योंकि उनके बीच में कॉमन इंटेंशन थी, कॉमन थ्रेड उनके बीच में जा रही थी। कॉमन इंटेंशन एक तरीके से प्री अरेंज प्लान भी हो सकता है, या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स भी जिसको आप बोल सकते हो, और इसके लिए सभी की पार्टिसिपेशन इसके अंदर ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल पार्टिसिपेशन हो या ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि ए बी सी डी मिलके एक प्लान करते हैं कि अब हम जाके ये बैंक को लूटेंगे। अब यहाँ पे जब ये जाते हैं तो ए जो है बाहर खड़ा हो जाता है कि अगर कोई आएगा तो बता देगा। बी सी जो है वो अंदर जाते हैं इस बैंक के, और डी जो है बाहर गाड़ी लेके खड़ा रहता है। बी सी जो है अंदर से बैंक को लूट के आते हैं, और ए भी इनके साथ फिर मिलके भाग के डी की गाड़ी में बैठ के भाग जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि डी ने ये बैंक को नहीं लूटा या ए ने बैंक को नहीं लूटा, ये सभी जो है लाइबल होंगे इस बैंक को लूटने के लिए सेक्शन 34 के हिसाब से। तो जो भी इनके ऊपर रॉबरी डकैती की जो भी सेक्शंस लगेंगे उनको बोला जाएगा रीड विद सेक्शन 34, जिससे कि सभी सेम ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाएंगे, जैसे कि उन्होंने उस ऑफेंस को अकेले किया हो। और ये जो कॉमन इंटेंशन है इसका ये नहीं होता कि ये बहुत पहले से बनाई गई है, स्पर ऑफ द मोमेंट के ऊपर भी बन सकती है, उस वक्त भी बन सकती है, एकदम मोमेंट के ऊपर भी बन सकती है। यहाँ पे आप
शिवराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस देख सकते हैं, कृष्ण गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस देख सकते हैं, बहुत ही फेमस केसेस हैं ये। उसके बाद अगर हम आए आगे तो एक तरीके से कॉमन इंटेंशन को हम मेंस क्रिया भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे को कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस करना ज़रूरी है। कॉमन इंटेंशन के अंदर प्री अरेंज प्लान होता है, वहीं जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है वहाँ प्री अरेंज प्लान हो या प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को देखोगे तो इन दोनों वर्ड्स में भी फ़र्क होता है। कई बारी कई लोग कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को एक तरीके से यूज़ कर देते हैं या एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर देते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। कॉमन इंटेंशन के अंदर इंटेंशन जो होती है सभी की, सबको पता होती है और सबकी के बीच में शेयर होती है, लेकिन सिमिलर इंटेंशन के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास एक फेमस केस आता है बरेंद्र कुमार घोष का। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्यूज होता है उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है सेक्शन 302 का, बोला जाता है रीड विद सेक्शन 34। यहाँ पे जो मर्डरर होता है, जो पोस्टमास्टर का मर्डर करता है, एविडेंसेस के हिसाब से जब पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के अंदर पैसे गिन रहा होता है तो 3 पर्सन उसके ऊपर फायर करते हैं पिस्टल से पोस्टमास्टर के ऊपर, अगर वो जो पोस्टमास्टर है उसको पैसा नहीं पकड़ा रहा होता इसलिए। तो जो एक्यूज होता है, जो उनमें से एक एक्यूज होता है, उनमें से 2 व्यक्तियों की, मतलब कि जो एक्यूज होता है उसी की सिर्फ जो गोली है उसको जाके लगती है, जिस वजह से वो मर जाता है। तो यहाँ पे जो बाकी 2 लोग होते हैं ये बोलते हैं कि हमारे कारण से या हमारी गोली लगने से ये नहीं हुआ है, तो यहाँ पे उनको ये डिफेंस नहीं मिलेगा, इसलिए सेक्शन 302 को 34 के साथ रीड किया जाएगा। चाहे उनकी पिस्टल से उस पोस्टमास्टर को गोली लगी थी या नहीं लगी थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास अनलॉफुल असेंबली आती है। अनलॉफुल असेंबली हमें सेक्शन 141 के अंदर दी गई है। अनलॉफुल असेंबली के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उससे कम व्यक्ति होंगे तो अनलॉफुल असेंबली नहीं माना जाएगा। अब अनलॉफुल असेंबली के सेक्शन के ऊपर अगर हम आएँ तो ये सेक्शन 141 क्या बोलता है कि जब असेंबली 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों की होती है, जहाँ पे उनके पास वो मिलते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट, टू ओवरकम क्रिमिनल, टू ओवर ओ क्रिमिनल फोर्स और शो क्रिमिनल फोर्स, कि वो किस लिए कॉमन ऑब्जेक्ट से वहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, तब हम इसको अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। जब वो किसी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के लिए या किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई पावर को यूज़ करना चाहते हैं, क्रिमिनल फोर्स को, या अपनी क्रिमिनल फोर्स को शो करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, वो रेजिस्ट करना चाहते हैं किसी लॉ को एग्जीक्यूट होने से या फिर किसी लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने से। तीसरी चीज़, टू कमिट एनी मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस, कोई भी ऑफेंस करने के लिए इस तरीके के अगर वो 5 लोग अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको बोलेंगे उन्होंने अनलॉफुल असेंबली बनाई है। चौथी चीज़ हमारे पास आती है कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन और टू टेक or obtain possession of any property or to deprive any person of enjoyment of right or way of use of water or other incorporeal right which he is in possession or enjoyment or enforce any right or supposed right। तो अगर इस चीज़ के लिए भी आते हैं तो हम बोलेंगे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अनलॉफुल असेंबली की है। 5वीं बात आती है by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or omit to do what he is likely entitled to do। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बोलता है कि असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट इज असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम्स एन अनलॉफुल असेंबली, कि जब वो इकट्ठे हुए थे तब वो अनलॉफुल नहीं था, लेकिन हो सकता है कि बाद में वो असेंबली अनलॉफुल बन जाए। यहाँ पे क्या चीज़ें हमारे पास ज़रूरी हो जाती हैं, एक तो 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक असेंबली जो है वो अनलॉफुल नहीं होगी या उसको अनलॉफुल नहीं कहेंगे हम बिगिनिंग के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिस्पर्स करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो एक लॉफुल असेंबली होगी अपने लॉफुल एक्ट से अगर दूसरे व्यक्तियों को एक्साइट कर रही है अनलॉफुल एक्ट करने से, तो ये नहीं बोला जाएगा कि वो अनलॉफुल है। इसी तरीके से अगर कोई लॉफुल असेंबली अनलॉफुल बन जाती है अगर उसका जो पर्पस है वो उस वक्त क्या हो जाता है, पीस और वायलेंस कमिट करने का, पीस को हटाने का और वायलेंस को कमिट करने का। और उस असेंबली के अंदर अगर
कोई भी इस तरीके का इलीगल एक्ट किया जाता है और वो सिर्फ एक या दो मेंबर्स करते हैं उसके, जो कि बाकियों को नहीं पता था, तो इसके वजह से वो जो असेंबली है उसका करेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा। और अगर कुछ लोग अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं तो हम उसको अनलॉफुल असेंबली नहीं कहेंगे। यहाँ पे सेक्शन 142 जो है हमें ये भी बोलता है कि कौन व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा। तो जो भी व्यक्ति हुएवर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट रेंडर एनी असेंबली एंड अनलॉफुल असेंबली इंटेंशनली ज्वाइन द असेंबली, उसको पता था कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, ये अनलॉफुल असेंबली है, उसके बाद भी बावजूद भी वो उस असेंबली को ज्वाइन करता है और कंटिन्यू उसके अंदर रहता है उसको पता लगने के बावजूद भी, तो ये बोला जाएगा कि वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। इसकी सजा सेक्शन 143 के अंदर क्या बोलता है कि जो भी इस तरीके का मेंबर होगा अनलॉफुल असेंबली का, उसको सजा मिलेगी 6 महीने तक की, या फिर फाइन या फिर दोनों भी लग सकता है। वहीं अगर हम सेक्शन 149 के ऊपर आए, ये हमें क्या बोलता है कि जो भी व्यक्ति होगा अनलॉफुल असेंबली का, वो गिल्टी होगा उस ऑफेंस के लिए जो भी ऑफेंस वहां पे हुआ है कॉमन ऑब्जेक्ट से। एक तो वो इसके लिए ऑफेंस होगा ही होगा कि वो अनलॉफुल असेंबली में ऐड हुआ, 143 में वो सजा तो मिलेगी। इसके अलावा जो उन्होंने क्राइम किया उसके लिए भी वहां पे उनको वो सजा मिलेगी। तो सेक्शन 34 एक तरीके से आप देख सकते हो क्या था, वो एक रूल था। वहीं सेक्शन 149 या 141 अपने आप में ही सजा बन जाता है दोनों के अंदर कॉमन, इसमें कॉमन इंटेंशन है, इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर और आगे देखें तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के अंदर डिफरेंस करें। अब देखिए सेक्शन 34 जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रूल ऑफ लॉ है, और सेक्शन 149 क्या है, अपने आप में एक ऑफेंस है। सेक्शन 34 के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पे ये वाला रूल लग जाता है। वहीं 149 के अंदर कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए होते हैं। जहाँ पे हमें कॉमन इंटेंशन देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें कॉमन ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे व्यक्ति जितने भी होते हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सभी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। यहाँ पे चाहे उनकी मेंबरशिप होगी, जो भी व्यक्ति हैं जो मेंबर हैं उस असेंबली के, तो वो भी सेक्शन 149 के अंदर लाइबल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, सेक्शन 120A के ऊपर। सेक्शन 120A बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। अब कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, क्या हो गया इसको, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री करते हैं किस चीज के लिए, 120 ये आ गया 120A। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन दी गई है, जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति एग्री करते हैं, अपने बीच में एग्रीमेंट बनाते हैं, क्या करने के लिए, किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, कोई भी इलीगल एक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, काम तो लीगल करेंगे लेकिन इलीगल तरीके से करेंगे। एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, अपने आप में इलीगल नहीं है लेकिन उसको करने का तरीका जो है वो इलीगल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one more parties to such agreement pursuance thereof। और इसकी explanation बोलती है it is immaterial whether illegal act is ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर आपको सज़ा चाहिए, मतलब जो व्यक्ति है जिसको सज़ा देनी है उसको अगर वो सज़ा चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ वो अगर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए तो उनको 120A के अंदर लाइबल ठहरा दिया जाएगा। अब चाहे वो ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 120A के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब यही है कि वो उस चीज़ के लिए एग्री हो गए, तो एग्रीमेंट उनके बीच में होना उस इलीगल काम को करने के लिए या फिर लीगल काम को इलीगल तरीके से करने के लिए, तो वो 120A के अंदर लाइबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 120B इसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है, ये 2 पैराग्राफ्स के अंदर बात करता है। पहले क्या बोलता है कि जो भी पार्टी होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर उस ऑफेंस को करने के लिए, और वो ऑफेंस कैसा है जिसके अंदर डेथ की सज़ा मिल रही है या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिल रहा है,
या फिर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिल रही है 2 या उससे ज़्यादा साल के लिए, तो यहाँ पे शेल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन मेड इन दिस कोड फॉर द पनिशमेंट सच अ कॉन्स्पिरेसी बी पनिश इन द सेम मैनर इज हैड अबेटेड सच ऑफेंस। तो उसको जैसे कि उसने ऑफेंस अबेट किया होता उसके लिए जितनी सजा मिलनी थी उतनी ही सजा यहाँ पे उसको दी जाएगी ऐसे ऑफेंसेस के लिए। दूसरी बात, जहाँ पे वो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है ऐसे चीज़ के लिए हो रही है जहाँ पे conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either discretion for a term not exceeding 6 months or fine or with both। इनमें से अगर किसी और के अलावा कर रहा है तो वहाँ पे 6 महीने तक की सजा या फाइन या दोनों लग सकता है। तो एक तरीके से हमारे पास तीनों सेक्शन आए 34, 141 और सेक्शन 120 ए और बी। तो सेक्शन 34, सेक्शन 149 और 120 को अगर हम एक साथ कंपेयर करें तो सेक्शन 34 के अंदर हमें कॉमन इंटेंशन चाहिए होती है जिसकी वजह से जॉइंट लायबिलिटी बने, और 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए होते हैं। 149 के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर अनलॉफुल असेंबली बनाएं और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो, सेम ऑब्जेक्ट हो, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके लिए, उसके लाइबल बनाने के लिए। वहीं सेक्शन 120 ए और बी के अंदर उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ अगर एग्रीमेंट भी है किसी इलीगल काम को करने के लिए तो 120 ए और बी के अंदर लाइबल हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर के ऊपर। तो अपने बेयर एक्ट के अंदर आप सेक्शन 299 के ऊपर आ जाइए। देखिए, अब कल्पेबल होमोसाइड का मतलब क्या होता है। जो होमोसाइड वर्ड है ये हम सबको पता है कहाँ से ड्राइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड है। किस लैटिन वर्ड है होमो, जिसका मतलब क्या होता है मैन, और साइड मतलब क्या होता है आई कट। तो होमोसाइड मतलब कि एक मैन को कट करना, ह्यूमन बीइंग को कट करना, ह्यूमन बीइंग को मारना, ह्यूमन बीइंग को किल करना। यहां से हमारे पास आता है कल्पेबल होमोसाइड। अगर आप किसी एनिमल को मार रहे हो तो फिर वो 299 के अंदर नहीं आएगा, उसके लिए अलग से सजा दी गई है। कल्पेबल होमोसाइड का मतलब कि आप किसी ह्यूमन बीइंग को मार रहे हो। कल्पेबल होमोसाइड या अनलॉफुल होमोसाइड कई सारे तरीके के हैं जो हमें आईपीसी में दिए गए हैं। कौन कौन से? कल्पेबल होमोसाइड जो हमें सेक्शन 299, 301 और 304 के अंदर दिया गया है। मर्डर जो हमें सेक्शन 300 के अंदर दिया गया है। इसके अलावा कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जिसकी एक्सेप्शंस आती हैं सेक्शन 300 के 1 to 5 के अंदर। उसके अलावा रैश एंड नेग्लिजेंट होमोसाइड जिसको भी हम समझेंगे सेक्शन 304A के अंदर। डाउरी डेथ सेक्शन 304B के अंदर। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सेक्शन 305 और 309 के अंदर। और अटेम्प्ट टू मर्डर एंड अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड सेक्शन 307 और 8 के अंदर। अब देखिए, हमें सबसे पहले समझना है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे जब आप इन दोनों सेक्शंस को पढ़ोगे, सेक्शन 299 और 300 को, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगी और डिफरेंस करने में मुश्किल होगी। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो एक बहुत छोटे से वर्ड के अंदर आपको मिलेगा। जब आप सेक्शन 299 को पढ़ोगे, हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा एन एक्ट। वहीं जब हम सेक्शन 300 को पढ़ेंगे वहाँ पे वर्ड यूज़ होगा द एक्ट। तो यहाँ पे एन एक्ट है, वहाँ पे द एक्ट है, मतलब कि कोई कार्य है। यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, उस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बात हो रही है। मतलब कि जहाँ पे आपके पास श्योरिटी नहीं है, लाइकली है कि हो सकता है, वहाँ पे मतलब कम प्रोबेबिलिटी है, तो 299 आ जाएगा। जहाँ पे श्योरिटी आ जाती है, आपको नॉलेज हो जाती है उस चीज़ की, वहाँ पे सेक्शन 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 299 क्या बोलता है कि हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब वो किसी व्यक्ति की डेथ कर रहा है किसी एक्ट से, एन एक्ट से, एन वर्ड को याद रखिएगा, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। किस इंटेंशन से? उस व्यक्ति की डेथ करने की इंटेंशन से, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, या फिर इस इंटेंशन से उसकी बॉडीली इंजरी की जाती है जिससे कि उसकी डेथ हो सकती है, एज लाइकली टू कॉज डेथ। श्योरिटी यहाँ पे भी नहीं है। या फिर इस नॉलेज से की जाती है बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, उसको नॉलेज है कि इस एक्ट से उसकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है? कल्पेबल होमोसाइड किया है। इंटेंशन और नॉलेज में हमेशा डिफरेंस करते हुए चलिएगा आगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखें उससे हमें समझ भी आ जाएगा। मान लीजिए ए जो है क्या करता है, एक गड्ढे के ऊपर ऐसे लकड़ियाँ या इस तरीके की चीज़ डाल देता है, इस इंटेंशन से कि यहाँ से अगर कोई गुजरेगा उसकी डेथ हो जाएगी इस गड्ढे में गिरने से, या फिर इस नॉलेज से कि इस गड्ढे में गिरने से किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है।
तो यहाँ पे अब यहाँ से एक व्यक्ति आ रहा था जिसका नाम है जेड। उसको लगता है कि ये जो यहाँ पे जगह है ये पूरी ऐसे ही है जैसे यहाँ पे है, एकदम फर्म जगह है। तो इसके अंदर वो पैर रख देता है और वो इस गड्ढे में गिर के मर जाता है। तो यहाँ पे ए ने क्या कमिट किया है, कल्पेबल होमोसाइड कमिट किया है। उसकी इंटेंशन भी क्या थी और उसको नॉलेज भी थी कि हो सकता है कि इस गड्ढे में गिरने से कोई व्यक्ति मर जाए। अब इस गड्ढे के अंदर मान लो वो गड्ढे के अंदर इस तरीके से कील बड़ी बड़ी खड़ी कर दे और ऊपर से उसको ऐसे ढक दे। अब यहाँ से अगर कोई निकलेगा तो वो तो गिर के मरेगा ही मरेगा। अगर इस तरीके की कोई चीज़ करता है तो वो क्या हो जाएगी, मर्डर हो जाएगी, जहाँ पे 100% श्योरिटी हो जाती है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके का एग्जाम्पल आता है कि ए नोज जेड टू बी बिहाइंड द बुश। ए को पता है कि जेड उस बुश के पीछे है, लेकिन बी को ये बात नहीं पता थी। तो ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज जेड्स डेथ, ए चाहता है कि इसकी मृत्यु हो जाए। इंड्यूसेस बी टू फायर एट बुश, इसको उकसाता है कि उस झाड़ी पे फायर करे। बी जो है फायर करता है और जेड की मृत्यु हो जाती है। तो बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, तो हो सकता है कि बी को किसी भी अपराध के लिए ना बोला जाए, कि गिल्टी ना ठहराया जाए, लेकिन ए जो है उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, कल्पेबल होमोसाइड कमिट किया है। अब यहां पे हमारे पास 3 एक्सप्लेनेशंस आती हैं। क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, अ पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, disease or bodily infirmity and thereby accelerate the death of the other shall be deemed to have caused his death। मतलब कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन 1 है वो आपको एक तरीके से मर्डर के अंदर लेके जा रही है कि आप किसी व्यक्ति की बॉडीली इंजरी करते हो जो कि किसी डिसऑर्डर के अंदर है, डिजीज के अंदर है या बॉडली इंफर्मिटी के अंदर है, और उस कारण से जो आपने बॉडीली इंजरी दी है उसको उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि आपने उसका मर्डर किया है। मतलब कि अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ही वीक था और वो इतना वीक था कि अगर आप उसको एक थप्पड़ मारोगे वो मर जाएगा उस थप्पड़ से, ठीक है। आपको ये बात नहीं पता थी या आपको ये बात पता थी, नहीं पता थी तो अलग हो जाएगा, आपको पता थी ये बात और उसके बावजूद भी आप उसको ये थप्पड़ मारते हो और उस चीज़ से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। दूसरी एक्सप्लेनेशन बोलती है कि डेथ कैसे हुई है, बॉडली इंजरी से हुई है। The person who causes such bodily injuries shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। तो ये भी एक तरीके से मर्डर का एग्जाम्पल इसने दे दिया कि अगर इस व्यक्ति को प्रॉपर रेमेडीज या स्किलफुल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वो बच जाता, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस तरीके की बॉडली इंजरी दी जिसकी वजह से वो मर गया, तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि आपने उस व्यक्ति का मर्डर किया है। उसके बाद थर्ड एक्सप्लेनेशन जो आती है, तो मतलब कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 है 299 की, वो आपको मर्डर के अंदर ले जाती है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोलती है, अब ये जो आप किसी बच्चे की डेथ करते हो तो 3 तरीके से आप किसी बच्चे की डेथ कर सकते हो, या तो जब वो वॉर्म के अंदर है, मदर के पेट के अंदर है, या उसका कोई एक पार्ट बाहर निकला हुआ है, या फिर जब वो बच्चा पूरा बाहर आ गया है। तो अब ये क्या बोलता है कि द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म इज नॉट होमोसाइड, तो वो होमोसाइड नहीं है क्योंकि राइट नाउ ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही हैज नॉट टेकन द बर्थ, but it may amount to culpable homicide to cause the death of living child if any part of that child has been brought forth though the child may not have been breathed or have been completely born। मतलब कि अगर उसको आप पेट के अंदर मारते तो वो मिसकैरेज के अंदर आ जाता, जो मिसकैरेज के सेक्शंस आगे दिए हुए हैं। अगर उसकी बॉडी का एक भी पार्ट बाहर आ गया और इसके बाद आपने अगर उसको मारा तो वो कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा, और अगर वो बच्चा पूरा ही बाहर आ गया तो वो क्या बन जाएगा, मर्डर बन जाएगा। तो बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमोसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड में नॉट हैव ब्रीथ और बीन कंप्लीटली बॉर्न। तो अभी वो पूरी तरीके से बॉर्न नहीं हुआ, आधा बाहर निकला था, आपने उसमें मार दिया तो कल्पेबल होमोसाइड कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 300 आता है। उससे पहले हम एक बार सेक्शन 301 को पढ़ लेते हैं, जो क्या बोलता है, कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आपकी इंटेंशन थी, जैसे ए की इंटेंशन थी कि मुझे बी को मारना है, लेकिन उससे सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है जहाँ पे इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड टू नो और लाइकली टू कॉज अ डेथ, उसको पता था कि अगर मैं ये चीज़ करूंगा तो इससे बी की मृत्यु पक्का होगी ही होगी, जैसे ए को पता था, कमिट्स कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग अ डेथ ऑफ एनी पर्सन, तो वो वहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड करता है किसी और व्यक्ति की डेथ करके, हुज डेथ
is neither intend nor knows himself to be likely to cause. The culpable homicide committed by the offender is of description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death is intended or knew himself to he likely cause. तो यहाँ पे culpable homicide माना जाएगा, ठीक है। फिर अब हम आते हैं सेक्शन 300 के ऊपर, जहाँ पे हमें मर्डर समझाया गया क्या है। फिर सेक्शन 302 पे आएंगे, जहाँ पे हमें मर्डर की सजा दी गई है। देखिए सेक्शन 300 क्या बोलता है। सेक्शन 301 एक तरीके से जो अभी हमने पढ़ा वो ट्रांसफर ऑफ मेलाइस की बात कर रहा है, या ट्रांसमिग्रेशन ऑफ मोटिव की बात कर रहा है। मतलब कि जो ये जो डिफरेंस है, जो आपने किसी और व्यक्ति को मार दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम सेक्शन 300 को अगर देखें, मर्डर के अंदर क्या बोलता है, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड, जो कि बताए गए हैं, ये जो केसेस अभी आगे बताएगा। कल्पेबल होमिसाइड इज अ मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो अगर आप जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर कहलाएगा अगर आप एक्ट करें। देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, द, और कल्पेबल होमिसाइड में क्या वर्ड यूज हो रहा था, एन। तो आप द एक्ट कर रहे हैं, आपको पता है इस एक्ट से कि इस व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाएगी और आपके पीछे इसकी इंटेंशन थी उस व्यक्ति की डेथ करने की, पहली बात। दूसरी बात कि if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। offender को पता था कि इससे इसकी मृत्यु हो सकती है या हो जाएगी। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की डिग्री बढ़ा रहे हैं, श्योरिटी को लेके आ रहे हैं। जब श्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो मर्डर हो जाएगा, श्योरिटी कम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। तीसरी चीज़, if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and bodily injury intent to be inflicted is sufficient in ordinary cause of nature to cause death। कि ये जो आप bodily injury दे रहे हो क्या है, sufficient है, sufficiency लिया है। वहाँ पे probability थी कि हो सकता है नहीं हो सकता, यहाँ sufficiency कि आपने ये एक्ट किया, जैसे वो उसको गड्ढे में गिराया और वहाँ कील लगा रखी थी, तो sufficient है कि भाई कोई भी उस कीलों पे गिरेगा तो मर जाएगा, तो यहाँ पे वो मर्डर कहलाएगा। इसी तरीके से फोर्थ एक्सप्लेनेशन बोलती है कि पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनिएंटली डेंजरस, इतना खतरनाक है जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, इतना खतरनाक है कि वो जरूर ही इस व्यक्ति की सभी प्रॉपर्टी के अंदर कोई उम्मीद बचेगी ही नहीं, सभी तरीकों से इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। और such bodily injury is likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। तो यहाँ पे उसको मर्डर बोला जाएगा। ए बी के ऊपर बंदूक से उसके सर पे फायर करता है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बचती कि बी जो है बच जाएगा, और उसके सर पे बंदूक लगेगी तो गोली लगेगी तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, बी का मर्डर किया है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल भी आता है, यही एग्जांपल दिया है, ए शूट्स जेड विद इंटेंटिंग ऑफ किलिंग हिम। तो जेड जो है यहाँ पे मर जाता है तो ए जो है मर्डर के लिए लाइबल होगा। बाकी एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस आती हैं कि कहाँ कहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, या बोलोगे आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। If the offender wills deprive of the power of self control by grave and sudden provocation, क्या कर रहा है वो, grave and sudden provocation के कारण उसने इस तरीके की चीज की है, cause the death of the person who gave the provocation or cause the death of any person by mistake or accident। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति को आप सडन प्रोवोक करते हो, इस तरीके की चीज करते हो और उस कारण से उसकी किसी डेथ हो जाती है, तो वो मर्डर नहीं कहलाया जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। लेकिन इस ये वाले डिफेंस लेने के लिए भी जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप इस हालत में करोगे तो वो मर्डर ही कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं कहलाएगा। पहली चीज यहाँ पे जो आपने प्रोवोकेशन की है वॉलेंटरली प्रोवोक्ड है, आपने खुद ही को खुद उकसा दिया कि मैं जाके इसको मारूं, तो वहां पे आपको ये वाली एक्सेप्शन के अंदर नहीं रखा जाएगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में। दूसरी बात, the provocation is not given by anything done in obedience of the law or the public servant in lawful exercise of the powers of such public servant। कि जो आपने वो प्रोवोकेशन दी, कोई एक पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आ रहा था और उस वक्त आपने अपने आप को उसके कारण से प्रोवोक कर लिया, आपको अरेस्ट करने के लिए आया था, प्रोवोक हो गया कि तूने मेरे को अरेस्ट कैसे कर लिया, और इस चीज़ के अंदर आपने उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया, तो यहाँ पे वो मर्डर ही कहलाएगा। तीसरी चीज, जो ये जो प्रोवोकेशन हुई इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कि ये जो थर्ड एक्सेप्शन है ये क्या बोलती है कि आपने ये जो प्रोवोकेशन, जो आपको प्रोवोकेशन हुई,
ये लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर दूसरे व्यक्ति ने आपको प्रोवोक किया, मतलब कि दूसरा व्यक्ति अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा था, आप उसको मार रहे थे, उसने अपना प्राइवेट डिफेंस किया, आप इतना ज़्यादा प्रोवोक हो गए कि आपने उसका मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे आपको मर्डर ही बोला जाएगा। एक्सप्लेनेशन में बोलता है वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन एनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि ऐसा था या नहीं था, ये हर एक चीज़ के अंदर डिफरेंस आता रहेगा फैक्ट टू फैक्ट के अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस कौन सा आता है जिसके बेसिस पे हमने डिफरेंस किया है, आर वर्सेस गोविंदा का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको अपने एग्जाम के अंदर जब आप मेंस का लिखेंगे या कोई भी आप लिखने वाला एग्जाम कर रहे होंगे उसके अंदर मेंशन जरूर कीजिएगा। यहीं पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है आर वर्सेस गोविंदा के केस के अंदर। अब हम आते हैं सेक्शन 302 के अंदर। सेक्शन 302 के अंदर हमारे पास फेमस केस आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जहां पे बोला गया था कि किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस तभी दी जाएगी सेक्शन 302 के अंदर जब वो केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा, अदरवाइज उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको डेथ की सजा दी जाएगी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के कारण, अदरवाइज इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी और साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है यहाँ तक हमने समझे। इसके बाद हम आते हैं, हमने एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर को भी समझ लिया। इसके बाद हम आते हैं कौन से सेक्शंस के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के सेक्शन पे, या उससे पहले हम रैश और नेग्लिजेंट एक्ट को भी समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो वो कौन से सेक्शन में, 304A के अंदर। ये 304 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा दी गई है। यहाँ पे दो उसको पार्ट पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो पहले के अंदर जो है वो सज़ा देता है कितने साल की, 10 साल तक की सज़ा देता है और फाइन भी लगा देता है, जहाँ पे इंटेंट होता है कॉजिंग डेथ का और कॉजिंग सच बॉडली इंजरी होता है। लेकिन दूसरे के अंदर 10 ईयर्स तक की और विद फाइन और विद बोथ भी लगा सकता है, जहाँ पे बिना किसी इंटेंशन के किसी व्यक्ति की डेथ की जाती है। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 2 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है, इसको आप रीड कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 304A के ऊपर, जहाँ पे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की बात की गई है। यहाँ पे आप एक वर्ड को याद रखिएगा सेक्शन 304A के अंदर, रैश एंड नेग्लिजेंट। अगर कोई चीज़ रैश एंड नेग्लिजेंट है तभी वो सेक्शन 304A के अंदर आएगी, अदरवाइज वो नहीं आएगी, चाहे वो मेडिकल नेग्लिजेंस हो या फिर वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो। क्या बोलता है कि whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act, कौन सा एक्ट है, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, इसको याद रखिएगा, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों लग सकता है। तो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति रैश और नेग्लिजेंट काम कर रहा है, कोई भी एक्ट कर रहा है, उससे किसी की डेथ हो जाती है तो वो सेक्शन 304A के अंदर ही आएगा। अब ये सेक्शन कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा वो हमें देखना ज़रूरी है। और ये जो सेक्शन है 299 और 300 के बाहर रहेगा, जहाँ पे ना ही इंटेंशन थी ना ही नॉलेज थी किसी व्यक्ति की डेथ करने की। जब ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी तो 304A आ जाएगा किसी व्यक्ति की डेथ होने पे। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ इंटेंशन से या नॉलेज से होती है तो वो सेक्शन 304A में नहीं आएगा। और जहाँ पे डेथ के पीछे कोई डायरेक्ट या प्रॉक्सिमेट रिजल्ट नहीं था, या फिर रैश या नेग्लिजेंट एक्ट का कोई प्रॉक्सिमेट रिजल्ट के कारण डेथ नहीं हुई, तब भी वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है, तो जब कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है तो वहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस अगर कोई होती है, जहाँ पे किसी डॉक्टर को ग्रेट केयर लेनी चाहिए थी अपने काम करते वक्त, तो उसके ऊपर आप किस वक्त क्रिमिनल नेग्लिजेंस बोलोगे कि उसने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। तो एक डॉक्टर जो है वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी पेशेंट के डेथ के लिए जब तक कि वो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा रैश या नेग्लिजेंट काम नहीं करता, मतलब कि कोई नेग्लिजेंट एक्ट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आता है जुगन खान वर्सेस स्टेट ऑफ MP का, जहाँ पे एक डॉक्टर जो है होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, वो क्या करता है अपने पेशेंट को जो कि जिसको ग्यूनिया वॉर्म हो रखा था, उसको 25 ड्रॉप्स ऑफ
स्ट्रोमोनियम और साथ ही साथ धतूरा की जो पत्तियां होती है वो खिला देता है, जिसके कारण से उसका पेशेंट जो होता है वो मर जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो व्यक्ति है जिसने, ये जो डॉक्टर ने इसको दवाई दी है, मेडिकल नेग्लिजेंस में दी और उसको सेक्शन 304A के अंदर लाइबल किया जाता है और उसको 2 साल तक की सजा होती है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है तो वो भी यहीं पे लाइबल होगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा केस आता है, जगदीश चंद्र वर्सेस स्टेट का 1974 का केस है ये। इस केस के अंदर क्या होता है कि वो ना एक ऑटो चला रहा होता है और यहाँ पे वो ट्रक आ रहा होता है, उसके कारण वो ऑटो को मोड़ देता है और यहाँ पे एक बच्चा एक माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है पेड़ के नीचे, जिसके कारण वो उसको टक्कर मार देता है और इस टक्कर के कारण जो उसका बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है या डेथ हो जाती है। और इसका अब यहाँ पे बोला जाता है कि क्या ये सेक्शन 304A के अंदर लाइबल होगा या नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलता है और हाई कोर्ट भी यही बोलता है कि वो सेक्शन 304A के अंदर लाइबल होगा, क्योंकि उसने वो काम रैशली एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण किया। तो सेक्शन 304A के अंदर हमें इतना ही जानना ज़रूरी था। उसके बाद हम हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के ऊपर आते हैं। अभी हम डाउरी डेथ को और सेक्शन 498A को एक साथ समझेंगे, उससे पहले हम हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को समझते हैं। तो जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट है ये हमें सेक्शन 319 से दिया गया है। हर्ट के लिए क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को क्या देता है, बॉडीली पेन देता है, कोई डिजीज़ देता है या इन्फर्मिटी देता है, तो क्या बोला जाएगा, उस व्यक्ति ने उसको हर्ट किया है। अब देखिए बॉडीली पेन क्या है, बॉडीली पेन हो सकता है किसी भी तरीके का, कोई उसको दर्द दिया मार के या किसी भी तरीके से, तो उसको हम बॉडीली पेन देखेंगे। और वो कितनी भी देर, ऐसा नहीं कि उसको 1 घंटे के लिए दर्द दिया या 2 घंटे के लिए दर्द दिया, कितनी भी देर के लिए दिया वो हर्ट के अंदर आ जाएगा, बॉडीली पेन के अंदर आ जाएगा। जैसे आप किसी को बालों से पकड़ के खींच के गिरा देते हो तो ये भी क्या है, हर्ट ही है। या फिर आप किसी को जैसे मुक्का मार देते हो तो वो भी बॉडीली पेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। डिजीज़ क्या है, डिजीज़ के लिए क्या है, कोई भी जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, आप किसी को वो डिजीज़ देते हो तो वो भी हार्ट के अंदर आ जाएगा। इन्फर्मिटी क्या होती है, आप किसी ऑर्गन को इनेबल कर देते हो, किसी जो जैसे टेम्परेरी या परमानेंट किसी भी तरीके से, कोई भी ऑर्गन है, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, इस तरीके की कोई चीज़ हो जाती है तो उसको हम इन्फर्मिटी बोल देते हैं। वैसे तो जो मैंने एग्जांपल दिया ये ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है, लेकिन इन्फर्मिटी में आपने किसी भी बॉडी पार्ट को टेम्परेरीली या परमानेंटली उसके नॉर्मल फंक्शन से हटा दिया तो उसको हम इन्फर्मिटी बोलते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसको हर्ट बोलते हैं। और ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, अगर ये 8 चीज़ें होंगी तो वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएंगी। क्या क्या, इमेस्कुलेशन, मतलब कि आप जो मेल है उसके मेस्कुलाइन वाइगर को ख़त्म कर देते हो, एक मेल इंसान को इंपॉर्टेंट बना देते हो मार के किसी भी तरीके से, तो इमेस्कुलेशन। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ द आई, आप उसकी आई की रोशनी ख़त्म कर देते हो। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग, उसके कान की सुनने की क्षमता। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, कोई भी उसका जॉइंट वगैरह तोड़ देते हो। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, उसका मुंह या फेस किसी तरीके से सर या बिगाड़ देते हो। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, उसकी हड्डी तोड़ देते हो या उसका दांत वगैरह तोड़ देते हो, या कोई भी ऐसा हर्ट करते हो जिससे उसकी लाइफ को एंडेंजर हो जाता है। और विच कॉजेज द सफर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 21 days इन सीवियर बॉडली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूज, की वो उस कारण से जो भी उसको एंडेंजर किया गया वो कम से कम 21 दिन के लिए अपनी बॉडीली पेन के अंदर रहा और उसके कारण वो अपने ऑर्डिनरी काम नहीं कर पाया, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आता है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 321 के अंदर। अब देखिए वॉलंटरली कॉजिंग क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई इस तरीके का एक्ट करता है इस इंटेंशन से कि उस दूसरे व्यक्ति को हर्ट देगा, टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज हर्ट, की इस नॉलेज से कि वो इस तरीके की चीज़ करेगा तो उससे उसको हर्ट होगी, एंड डज देयर बाय कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन इज सेट टू वॉलेंटरली कॉज हर्ट, तो वो उसको वॉलेंटरली कॉज हर्ट दे रहा है। पहले हमने मीनिंग समझा हर्ट का, अब यहाँ पे वॉलेंटरली कॉज हर्ट का मतलब क्या होता है ये देखा। इसी तरीके से वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट भी इसी तरीके से होता है, जब हम किसी को ग्रीवियस हर्ट देते हैं वॉलेंटरली इस इंटेंशन से, नॉलेज से कि इससे उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो हम उसको वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया, फिर पनिशमेंट दे रखी है। अगर कोई व्यक्ति किसी को हर्ट देता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 1 ईयर तक की या फाइन लगेगा या फिर
में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, और फाइन जो है 1000 तक का लग सकता है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी को वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट जो सेक्शन 325 में दिया गया इस तरीके की चीज़ करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, और साथ में फ़ाइन भी उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हमने ये सेक्शन 325 तक देखा कि 325 के अंदर क्या दिया है, बाकी इतने सेक्शंस इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हार्ट से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास केस आता है बेशोर बेवा का, जो एक्यूज़ होता है वो अपनी बेटी को डांटने के पर्पज़ से, जो कि 8 से 10 साल की थी, उसको एक लात मारता है बैक के ऊपर और 2 थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि उसने, एक्यूज़ ने क्या किया है, हर्ट किया है उसको, उसकी कोई यहाँ पे इंटेंशन नहीं थी कि वो उसको जान से मार दे, इस तरीके की कोई चीज़ करे, तो ये वो सिंपल सी हर्ट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी को ग्रीवियस हर्ट देता है और उस कारण से उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उसको बोला जाएगा कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस करना होगा कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और ग्रीवियस हर्ट के बीच में। ये बहुत ही थिन सा डिफरेंस होता है कि जिससे हमें पता चले कि ये ग्रीवियस हर्ट दिया गया है या फिर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया गया है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, आपको पता था कि मैं इस व्यक्ति को इस तरीके से मुक्का मारूंगा तो वो मर जाएगा, वो इतना वीक व्यक्ति है, तो क्या है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब मैं उसको, एक नॉर्मल व्यक्ति मुझे नहीं पता था और मैं उसको मारता तो मेरे लिए वो सिर्फ क्या कहलाएगा, हर्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे नॉलेज, इंटेंशन, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा, उससे हमें पता चलेगा कि वो ग्रीवियस हर्ट है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है या मर्डर है, ये सब चीज़ें उससे पता चलेंगी। फिर हम देखते हैं किडनैपिंग और एब्डक्शन को। किडनैपिंग और एब्डक्शन जो है हमें सेक्शन 359 से दिए गए हैं। सेक्शन 359 के अंदर हमें किडनैपिंग के बारे में बताता है कि किडनैपिंग क्या होती है। देखिए, सभी सेक्शन को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर रहा हूँ और आपके बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इन सेक्शंस को कवर कर लेते हो। देखिए, किडनैपिंग जो है 2 तरीके की होती है जो हमें सेक्शन 359 के अंदर दी गई है। एक किडनैपिंग जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होती है और एक किडनैपिंग जो लॉफुल गार्डियनशिप से होती है। अब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया 360 के अंदर बताता है कि कोई भी आपको इंडियन लिमिट से, जो भी इंडिया की टेरिटरी है, इंडियन लिमिट से बाहर ले जाता है बिना कंसेंट के, या फिर जो भी व्यक्ति लीगली ऑथराइज है आपके लिए उसकी कंसेंट लिए बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसने किडनैप कर लिया इंडिया से, दैट इज किडनैप फ्रॉम इंडिया। और किडनैप फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप क्या होता है कि जो व्यक्ति आपके लिए, आपके मतलब कि आपकी गार्डियनशिप के लिए लाइबल है, उससे आपको टेक करता है या एंटाइस करता है। क्या करता है, सेक्शन 361 को अगर हम पढ़े, टेक करता है या एंटाइस करता है किसी माइनर को। अब वो माइनर अगर लड़की है तो 18 साल से कम, और अगर मेल है तो 16 साल से कम, ठीक है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है, उसको लॉफुल गार्डियन से बाहर ले जाता है, उस बच्चे को या अनसाउंड व्यक्ति को, उस लॉफुल गार्डियन, जो भी उसका गार्डियन है, उसकी कंसर्ट लिए बिना। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि उसने किडनैपिंग की फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। एंटाइसिस का मतलब क्या होता है, एंटाइसिस का मतलब होता है किसी भी माइनर को इंड्यूस करना कि वो खुद से किडनैपर के हिसाब से चला जाए। आपने उसको उठा के जोर जबरदस्ती से नहीं किया, आपने उसको बोला ऐसे ऐसे कर, यहाँ से यहाँ आ, तेरे को मैं चॉकलेट देता हूँ, या इस तरह कोई भी चीज़ आपने उसको बोली, तो एंटाइसिस करना होता है। उसके बाद जो ये सेक्शन 361 है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, द वर्ड लॉफुल गार्डियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। कोई भी व्यक्ति जिसको लॉफुली इंटरेस्ट किया गया, दिया गया उस बच्चे को, उसकी केयर या कस्टडी के लिए, वो लॉफुल गार्डियन कहलाएगा। इसकी एक्सेप्शन आती है कि दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इज इन गुड फेथ। जो व्यक्ति गुड फेथ के अंदर बिलीव करता है कि मैं इसका फादर हूँ इस इलेजिटिमेट चाइल्ड का, या फिर जो गुड फेथ के अंदर बिलीव करता है कि मैं इसका लॉफुल गार्डियन हूँ या लॉफुल कस्टडी के अंदर हूँ इस चाइल्ड की, तो यहाँ पे फिर उसको एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज वो किडनैपिंग के लिए लायबल होगा सेक्शन 361 के अंदर। सेक्शन 361 के लिए कोर्ट ने भी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, इसने कुछ एसेंशियल गाइडलाइंस दी हैं या गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको आप बोल सकते हो। तो वो क्या क्या हैं, वो अलग अलग केसेस के अंदर आए। जैसे कि सबसे पहले स्टेट ऑफ HP वर्सेस MT काला, इसके अंदर बोला कि अगर कोई माइनर गर्ल है
उसके लिए ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, चाहे वो बच्ची मैरिड है या अनमैरिड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम के केस के अंदर बोला कि जो माइनर है उसकी कंसर्न से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उस माइनर ने कंसर्न दी थी कि हाँ चलता हूं मैं, या उसने नहीं दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी माइनर को उठा के लेके जाओगे, एंटाइस करोगे, तो वहां पे आप लाइबल होगे किडनैपिंग के लिए। तीसरी बात जो आती है वो स्टेट वर्सेस सुलेख चंद के अंदर बोली गई कि जो मोटिव है या जो आपकी इंटेंशन है उस किडनैपिंग के पीछे जिसकी वजह से आप उसको किडनैप कर रहे हो, वो इमेटीरियल। आप कहो कि मैंने इसको खाना देने के लिए किडनैप किया, मैंने इसको पढ़ाने के लिए किडनैप किया, ऐसी चीज़ नहीं कर सकते आप, वो इमेटीरियल। आपको कुछ भी मोटिव हो, कुछ भी इंटेंशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर वर्सेस प्रिंस के केस के अंदर बोला गया कि एक जो बच्ची है जिसको किडनैप किया गया है वो 18 साल से कम की है, और उसको ये लगता है कि ये बच्ची जो है 18 साल से ऊपर की है, और बाद में असलियत में पता चलता है कि ये 18 से कम की है। तो जो भी किडनैपर है उसको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनसे सफ़र करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें उसको अब उसकी सज़ा मिलेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के साथ पढ़ने के लिए। फिर सेक्शन 362 को देखोगे तो ये एबडक्शन के बारे में बताता है। तो कोई भी व्यक्ति जो फोर्स करता है, फोर्स कंपेल्स और बाय एनी डिसाइडफुल मींस इंड्यूस करता है एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन, कि इस जगह से आप यहाँ से यहाँ जाओ, इस तरीके से डिसाइडफुल मीन से इंड्यूस करता है, उसको उकसाता है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, उसने एबडक्शन की है। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्चुअल फोर्स हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो उसको फोर्स शो करे, थ्रेट ऑफ फोर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। जैसे कि अगर वो पिस्टल शो करता है, कि पिस्टल शो करके करता है कि तुम मेरे साथ चलो, तो यहाँ पे वो फोर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। डिसाइडफुल मीन्स मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट भी आ जाएगी, जैसे आपको कोई बोलता है कि तुम्हारे इसके साथ ये हो गया तो तुम यहाँ चलो, इस तरीके की कोई चीज़ हो जाती है। और इंड्यूसमेंट मतलब कि वो उसको उकसा रहा है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फोर्स को वो यूज़ कर रहा हो या किसी कंपल्शन को यूज़ कर रहा हो, सिर्फ वो उसको डिसाइड करने के लिए, उसको डिसाइडफुल मीन्स को यूज़ करने के लिए भी इंड्यूस कर सकता है, को यूज़ करके भी इंड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से एबडक्शन होती है, और एबडक्शन जो होती है वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होती है। जब तक उस व्यक्ति को वो इस तरीके से रख रहा है अपने पास, या इस तरीके की चीज़ कर रहा है जहाँ पे भी वो लेके जा रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस चलता रहेगा। ये बात बोली गई थी गंगा देवी के केस के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पनिशमेंट आती है सेक्शन 363 के अंदर। तो पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इंडिया से या फिर लॉफुल गार्डियनशिप से उठाता है, किडनैप करता है, तो उसको इम्प्रिजमेंट होगी इधर डिस्क्रिप्शन की, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक, और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। और यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐड किए गए 364 के बाद, 363A, 364, तो पहले से था 364A, इस तरीके के सेक्शंस बाद में ऐड किए गए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को किडनैप करता है बेगिंग के लिए, तो उसके लिए सेक्शन 363A को ऐड किया गया। किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, कि आप उसको मर्डर करने के पर्पस से किडनैप कर रहे हो, तो वहाँ पे उसको इम्प्रिजमेंट दी जाती है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन दिया जाता है। 364 ऐड किया गया, आप रैंसम लेने के लिए किसी व्यक्ति को किडनैप करते हो, तो यहाँ पे उसको डेथ सेंटेंस तक हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद 366 को अगर आप देखते हो तो किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, उससे शादी करने के लिए आप करते हो, या इलिशिएट इंटरकोर्स करने के लिए आप करते हो, तो वहाँ पे 10 साल तक की सज़ा हो जाती है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ज़हूर अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आता है कि इसके अंदर बोला गया था कि इट वाज प्रोवाइडेड दैट टेकिंग ऑफ माइनर रिक्वायर्ड सम एक्टिव रोल ऑफ एक्यूज, हेल्पिंग द गर्ल विद द शेल्टर और टेकिंग हर टू हॉस्पिटल फॉर अ ट्रीटमेंट इज नॉट टेकिंग। आप किसी बच्चे को, किसी भी माइनर को, किसी बच्ची को आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, उसको खाना प्रोवाइड करते हो जिसकी उसको ज़रूरत थी, बेमतलब में नहीं, ज़रूरत थी, अगर आप इस तरीके की चीज़ करते हो तो वहाँ पर वो किडनैपिंग या किडनैपिंग नहीं कहलाएगी। अब हम दो सेक्शंस को देखते हैं, सेक्शन 304B जो डाउरी डेथ का है, सेक्शन 498A जो कि क्रूएलिटी का है, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। 498A को बहुत बाद में ऐड किया गया था, जब बिल्कुल हमारे शुरुआत के अंदर हमारे इसके अंदर ऐड नहीं था। ये जो जिसको चैप्टर 20A बोला जाता है वो 1983 के अंदर ऐड किया गया था। अब अगर हम सेक्शन 304B के ऊपर चलें, 304
बी, ये आ गया 304 बी। अब देखिए 304 बी जो डाउरी डेथ के बारे में बात करता है, तो जहाँ पे भी किसी वुमेन की डेथ हो जाती है, किस चीज़ से, उसकी बॉडी जलने से या उसको बॉडली इंजरी देने से, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर उसकी डेथ इस तरीके से नहीं होती, और ये विद इन 7 ईयर्स हो जाती है उसकी शादी के, ठीक है। और ये इस तरीके की चीज़ नहीं मतलब इस तरीके की चीज़ दर्शाई जाती है कि उसके ऊपर डेथ से पहले क्रूएलिटी हो रही थी, हरासमेंट हो रही थी उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स के कारण, या उसके रिलेटिव इस तरीके की चीज़ कर रहे थे और उससे डाउरी डिमांड कर रहे थे वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाउरी डेथ बोलेंगे। और उसके जो इस तरीके के हस्बैंड और रिलेटिव होंगे उनको बोला जाएगा कि उन्होंने उसकी डाउरी डेथ की है। और डाउरी का मतलब क्या है, जो सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंदर दिया गया है। और सब सेक्शन 2 बोलता है कि जहाँ पे इस तरीके की कोई डाउरी डेथ होती है तो वहाँ पे उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 7 ईयर्स तक की कम से कम सज़ा मिलेगी, जो कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पे हमारे को एक और सेक्शन पढ़ना जरूरी है, सेक्शन 113 बी ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कि प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ के बारे में बताता है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन अराइज होगा कि किसी व्यक्ति ने डाउरी डेथ की है किसी वुमेन की, और ये दर्शाया जाता है कि उसकी डेथ से पहले उसके ऊपर इस तरीके की क्रूएल्टी की जा रही थी, उसकी हरासमेंट की जा रही थी और उससे डिमांड की जा रही थी डाउरी, तो कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम कर लेगा कि वो डेथ जो है डाउरी डेथ है। वहां पे फिर जो पार्टी जिसके ऊपर एलिगेशन लगी है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने इस तरीके की चीज नहीं की। यहाँ पे कोर्ट अपने आप प्रिज्यूम कर लेगा, ये सेक्शन एविडेंस एक्ट बोलता है, सेक्शन 113 बी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, अब ये तो उसकी डेथ ही हो गई बिल्कुल, तो सजा दे रहे हो। अब वो जब कर रहा है क्रूएल्टी और इस वक्त अगर वो कोई रिलीफ लेना चाहती है जो लड़की है, तो उसको क्या रिलीफ मिलेगा, वो मिलता है सेक्शन 498 ए के अंदर। 498 ए के अंदर कैसे मिलता है, ये बोलते हैं कि हस्बैंड या जो रिलेटिव उस वुमेन के ऊपर क्रूएल्टी कर रहे हैं उसके लिए उसको सजा मिलेगी, और कितनी सजा मिलेगी ये भी वहीं पे लिखा हुआ है 498 ए। 489 तक आ गए। आ जा 99, ये रहा 498 ए। देखिए क्या बोलता है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी, तो हूएवर बीइंग द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्ट टू सच वुमेन क्रूएल्टी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। अब पहले ही सजा दे दो भाई, उसको मौका मिले उसको डेथ करने का, इस तरीके की कोई चीज़ करने का, उससे पहले ही उसको सजा दे दी अगर वो इस तरीके की चीज़ कर रहा है, फाइन भी लगा दो, 3 साल तक की सजा दे दो। क्रूएल्टी का मीनिंग भी समझा रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। तो एक तरीके से 304 बी जो डाउरी डेथ के बारे में बात करता है वो क्या है कि वहाँ पे पनिशेबल होगा व्यक्ति कब, जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। लेकिन 498 ए के अंदर सिर्फ क्रूएल्टी जब हो रही है उसी वक्त यहाँ पे आप उसको पनिशमेंट दे सकते हो। और वो वहाँ पे 7 साल वाली बात आ जाती है 304 बी में कि 7 साल के अंदर अगर डेथ होती है, लेकिन क्रूएल्टी में कभी भी अगर क्रूएल्टी होती है चाहे 7 साल से पहले हो 7 साल के बाद हो, 498 ए एप्लीकेबल होगा। आप लड़की से कोई चीज़ डिमांड करते हो कि आप अपने घर से टीवी लेके आओ, अपने घर से कोई भी चीज़ लेके आओ, तो वो उसको हरास करना हो जाएगा डाउरी के लिए। और जो 304 बी है यहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक हो सकती है और कम से कम 7 साल की सजा मिलती है, लेकिन 498 ए के अंदर मैक्सिमम 3 साल तक की सजा मिलती है और फाइन लगता है साथ में। और क्रूएल्टी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है कहाँ पे, 304 बी के अंदर, लेकिन 498 ए के अंदर हमें क्रूएल्टी बताया गया है क्या होता है, जो यहाँ नीचे हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो उसको आप रीड कर सकते हो। अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, जो है सेक्शन 375, जहाँ पे हमें समझाया गया है कि रेप क्या होता है। तो हम सेक्शन 375 के ऊपर आते हैं। 375 जो हमें रेप के बारे में बताता है, रेप 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 ये रहा 376 के अंदर इसकी सज़ा दी गई है। अब देखिए रेप क्या होता है, अ मैन इज सेट टू कमिट रेप, तो ये जो ऑफेंस है ये सिर्फ एक मैन कर सकता है, वुमेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट होता है। तो जब भी कोई मैन कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी वुमेन के साथ इन 6 कंडीशंस के अंदर या इन 6 डिस्क्रिप्शंस के अंदर, तो बोला जाएगा कि उस मैन ने वो रेप किया है। देखिए पहली क्या चीज़ आती है, जब वो अपनी पीनिस को पेनिट्रेट करता है टू एनी एक्सटेंट, कितने भी एक्सटेंट तक, इनटू द विजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमेन
और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। पेनिट्रेट करता है उसकी विजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में, एनस में उस वुमेन के, या फिर उसको बोलता है इस तरीके की चीज़ करने के लिए किसी और व्यक्ति के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, रेप बन जाएगा। या फिर दूसरी चीज़, इंसर्ट करता है टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पीनिस की बात नहीं हो रही, कोई भी चीज़ और पार्ट ऑफ द बॉडी, अपने कोई भी बॉडी का पार्ट, कोई भी पार्ट हो गया, फिंगर हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, नॉट बीइंग द पीनस इनटू द विजाइना, द यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमेन, और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, तो वो क्या कहलाएगा, रेप कहलाएगा। तीसरी चीज़, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमेन सो एज टू द कॉज पेनिट्रेशन इनटू द विजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। अगर इस तरीके की कोई चीज़ करता है, उसी की किसी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करता है उस वुमेन के वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा यहाँ पे पेनिट्रेट करने के लिए, तो वो भी रेप कहलाएगा। यहाँ पे माउथ की बात नहीं हो रही, वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वुमेन और मेक हर टू डू विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है। फिर चौथी बात आती है, अप्लाइज हिज माउथ, वो जो लड़का है, जो भी मैन है, वो अपने माउथ को अप्लाई कर रहा है कहाँ पे, वेजाइना पे, एनस पे, यूरेथ्रा पे वुमेन के, और मेक हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, या फिर वो किसी और व्यक्ति को से करवा रहा है ऐसी चीज़, तो वो क्या कहलाई जाएगी, रेप कहलाई जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं, इन अगर ये चीज़ें पूरी होंगी, 7 डिस्क्रिप्शंस पूरी होंगी, तो वो रेप कहलाएगा। सबसे पहली चीज़ कि वो उसकी विल के अगेंस्ट होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसकी कंसंट के बिना होना चाहिए। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, विल एंड कंसंट। हो सकता है कि कंसंट हो तब भी विल ना हो, लेकिन विल होगी तो कंसंट होगी, तो विल नहीं है, कंसंट नहीं है, या फिर उसकी कंसंट तो है लेकिन उसको डर के अंदर रखा गया कि किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर भी वो इंटरेस्टेड है कि उसकी डेथ कर दी जाएगी या हर्ट कर दिया जाएगा, या फिर उसकी कंसंट ली गई जहाँ पे उसको ये दिखाया गया या उसको ये नहीं पता था कि जिस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है वो उसका हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं है, तो वहाँ पे भी वो रेप ही कहलाएगा। पांचवी चीज़, उसकी कंसर्न तो ली गई लेकिन जब उसने वो कंसर्न दी वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन के कारण, या उसको एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टुपरफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस, इस तरीके की कोई चीज़ दी जिससे कि वो अनेबल है अंडरस्टैंड करने के लिए जो उसके साथ नेचर का काम हो रहा है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझने के लिए, कि जिसके कारण वो अपनी कंसर्न दे पाए या ना दे पाए, तो वो भी रेप कहलाएगा अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो। छठी चीज़ की विद और विदाउट हर कंसर्न व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो अगर आप 18 साल की किसी बच्ची से कम के साथ इस तरीके की चीज़ करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, वहाँ पे चाहे वो अपनी कंसर्न दे रही है या नहीं दे रही, वो क्या कहलाएगा, रेप ही कहलाएगा। सातवीं बात, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसर्न, वो ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि वो कंसर्न नहीं दे सकती, तो भी आप उसके साथ इस तरीके की चीज़ करते हो तो वो रेप ही कहलाएगा। यहाँ पे जो वेजाइना होता है वो इंक्लूड करेगा लेबिया मजोरा को। लेबिया मजोरा जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा लेबिया मजोरा क्या होता है। एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है, कंसर्न मीन्स एन unequivocal voluntarily agreement when the woman by words, gesture or any form verbal or non-verbal communication communicate willingness to participate in the specific sexual act, मतलब consent की बात कर रहा है, किस तरीके से पता चलेगी। Provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not be in reason only that the fact be regarded as consenting to the sexual activity, की किसी वुमेन ने फिजिकली रेजिस्ट नहीं किया उस एक्ट को तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि उसने वहाँ पे कंसेंट दी है। और एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है और सेक्सुअल एक्ट है अगर किसी मैन के द्वारा अपनी खुद की वाइफ के साथ किया जाता है तो वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर ऑफ एज, और वो जो लड़की है जो वाइफ है वो 15 साल से कम की नहीं है तो उसको रेप नहीं बोला जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास बात आती है पनिशमेंट की, सेक्शन 376 के अंदर। अब देखिए सज़ा किस तरीके से दी गई, या तो सबसेक्शन 2 में सज़ा मिलेगी उसको, सबसेक्शन 2 में मिलेगी तो सबसेक्शन 1 में मिलेगी, तो जिसको सबसेक्शन 2 में मिल रही है उसके अलावा उसको सबसेक्शन 1 में मिलेगी तो किस तरीके की मिलेगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी ईदर डिस्क्रिप्शन की, जो कितने टाइम तक की हो सकती है, कम से कम 7 साल की होगी, लेस देन 10 ईयर्स 10 साल से कम की नहीं होगी, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ साथ फाइन तो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए ये तो हो गया कि नॉर्मल किसी व्यक्ति ने रेप किया। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है और वो व्यक्ति रेप करता है तो यहाँ पे अलग से सज़ा दी गई है। कौन कौन, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है वो रेप करता है, कहाँ पे, अपने पुलिस स्टेशन के अंदर या स्टेशन हाउस के अंदर, कस्टडी के अंदर,
या फिर पब्लिक सर्वेंट है वो रेप करता है किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, और इन द कस्टडी ऑफ पब्लिक सर्वेंट सबऑर्डिनेट टू सच पब्लिक सर्वेंट, या बीइंग मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड इन द एरिया बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कमिट्स रेप इन सच एरिया, मतलब कोई जो आर्मी ऑफिसर होता है वो जाके अपने एरिया के अंदर रेप करता है। इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। डी के अंदर स्टाफ, जो जेल का स्टाफ होता है, रिमांड होम होता है, वहाँ पे कोई व्यक्ति करता है, हॉस्पिटल के स्टाफ का कोई व्यक्ति करता है उस हॉस्पिटल की वुमेन के अंदर, या कोई रिलेटिव, गार्डियन, टीचर, इस तरीके को कोई व्यक्ति अगर करता है, रेप करता है, या फिर ड्यूरिंग कम्युनल और स्कैटरियन वायलेंस के वक्त, जैसे दंगे वगैरह हो रहे हैं इस वक्त करता है, या रेप करता है कि वो जो लड़की है जिसके साथ रेप कर रहा है वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी उसके साथ रेप करता है, या फिर ऐसी लड़की के साथ जो इनकेपेबल है कंसर्न देने के लिए, या फिर वो ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि वो कंट्रोल या डोमिनेट कर सके उस वुमेन को और उसके साथ वो रेप करता है उस वुमेन के साथ, या फिर जो मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही है, या फिर जब वो रेप करता है उस लड़की को ग्रीवियसली बॉडी हार्म या फिर डिसफिगर कर देता है, एंडेंजर कर देता है उस वुमेन की लाइफ को, या रेप करता है बार बार सेम वुमेन के साथ, तो यहाँ पे उसको जो सज़ा है वो 10 साल से कम की नहीं मिलेगी और वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। और वो जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है उसका मतलब ये होगा जिसकी जितनी उसकी ज़िंदगी बची है, रिमाइंडर ऑफ द पर्सनस नेचुरल लाइफ, उतने तक के लिए उसको सज़ा दे दी जाए। जनरली इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ 14 ईयर्स होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया उसकी जितनी नेचुरल लाइफ बची है उतने के लिए उसको यहाँ पे जेल में डाल दिया जाए, और साथ में फ़ाइन तो लगेगा। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आर्म फोर्सेस, हॉस्पिटल, पुलिस ऑफिसर, वुमेन, इन सब का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसर्न, ये दोनों चीज़ें हमने समझी थी। और जहाँ पे जो एक्यूज़ है वो फॉल्स प्रॉमिस करता है लड़की से शादी करने का और उसकी कंसर्न ले लेता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, और बाद में ये पता चलता है कि जो लड़की थी वो माइनर थी और उसकी कंसर्न जो है वो कंसर्न नहीं थी लॉ के हिसाब से, तो यहाँ पे भी उस व्यक्ति को 376 की सज़ा हो जाएगी। या फिर वो इस तरीके का झूठ बोलता है, लेकिन वो लड़की मेजर थी और वो झूठ बोल के इस तरीके की शादी करने का वादा करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब भी वो रेप की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे जो रेप विक्टिम है उसका करेक्टर नहीं देखा जाएगा कि उसको बोला जाए कि वो हैबिचुअल थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के या इस तरीके की कोई लड़की थी, तो उसको यहाँ पे इस तरीके का डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर उसने मना किया है तो कंसर्न नहीं दी है तो उस जो व्यक्ति है मैन है उसको रेप के लिए सज़ा दी जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हम थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन एंड रोबरी एंड डकैती। 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एक साथ हम समझेंगे। अब इसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 378। सेक्शन 378 के अंदर हमें बताया गया कि थेफ्ट क्या होता है, जिसको आप पढ़ सकते हो। अगर हम देखें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो एक थेफ्ट के अंदर होने ज़रूरी हैं वो क्या क्या हैं, अगर आप इस सेक्शन को पढ़ते हो तो उससे समझ आएंगे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। क्या होनी चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, डिसऑनेस्टली लिया गया हो, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी बात, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल के लिए अप्लाई नहीं होगा। उसको आप पोजीशन में से बाहर लो, उस व्यक्ति के पोजीशन, जो भी व्यक्ति है जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसके पोजीशन में से ले लेते हो, और बिना कंसर्ट के लेते हो, विदाउट दैट पर्सन्स कंसर्ट। क्या करते हो? आप उस प्रॉपर्टी को मूव कर लेते हो, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेट टू कमिट थेफ्ट। तो अगर आप ये 5 बातें करते हो तो बोला जाएगा कि आपने थेफ्ट किया है। अब इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझ सकते हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे सेक्शन 22 आईपीसी के अंदर बताया गया है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में समझेंगे जब डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे सज़ा। सेक्शन 379 के अंदर इसकी सज़ा दी गई है कि उसके ऊपर 3 साल तक की सज़ा, फाइन और दोनों भी हो सकता है। बाकी एग्जाम्पल वगैरह आप रीड कर सकते हैं। फिर आते हैं हम एक्सटॉर्शन के ऊपर। एक्सटॉर्शन आता है सेक्शन 383 के अंदर। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब इंटेंशनली किसी व्यक्ति को फियर के अंदर रखता है कि उसको वो इंजरी देगा, या फिर और किसी तरीके से डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दे, कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ के ऊपर साइन कर दे या सील कर दे,
जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए सील के बाद, तो वो क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है। जैसे कि ए थ्रेट करता है कि वो डिफेमेटरी लिबल का पब्लिश कर देगा जेड के अगेंस्ट जब तक कि जेड उसको मनी नहीं देता। तो यहाँ पे जेड को इंड्यूस किया गया कि वो उसको पैसे दे दे, तो किस तरीके से थ्रेटन करके एक थ्रेट के अंदर रख के, तो ये क्या कर रहा है, वो एक्सटॉर्शन कर रहा है। कौन, ए जो है उसके साथ एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखें तो हमें क्या क्या मिलते हैं। इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इनटू फियर ऑफ इंजरी, ये जो उसको इंटेंशनली रखा गया। दूसरी बात कि इस फियर का जिसके अंदर उसको रखा गया उसका पर्पस क्या था कि उससे डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करे, उसको उकसाए कि उसको जो फियर के अंदर रखा जाए। और तीसरी चीज़, इस डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट के पीछे कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसको मिल जाए, तो यहाँ पे वो एक्सटॉर्शन बन जाती है। एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट 384 के अंदर दी गई है। कितनी पनिशमेंट है, 3 ईयर्स तक की, और फाइन और बोथ, अप टू 3 ईयर्स और विथ फाइन और बोथ। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। अब देखिए, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट को हमने समझा, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट को हमने समझा। हमारे पास सेक्शन 386 भी आता है जहाँ पे हमें बोलता है कि हम जब किसी व्यक्ति को फियर ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट के अंदर रख देते हैं। लेकिन हमारे पास इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है रॉबरी। तो जब ये दो सेक्शन हमने समझे, थेफ्ट और रॉबरी, ये दोनों ही में से कोई एक चीज़ रॉबरी के अंदर इंक्लूडेड होती है। इन दोनों में से कोई एक ना एक चीज़ होगी, थेफ्ट होगी या एक्सटॉर्शन होगी। लेकिन फ़र्क क्या होगा, अब देखिए, रॉबरी बताता है कि कब, सॉरी, थेफ्ट बताता है कि कब रॉबरी बन जाएगी और एक्सटॉर्शन बताता है कि कब रॉबरी बन जाएगी। तो देखिए क्या होता है, थेफ्ट कब रॉबरी बनती है, इफ़ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और इन कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और इन कैरिंग अवे ऑफ एनी अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय द थेफ्ट ऑफेंडर फॉर द एंड वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट। ठीक है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ अटेम्प्ट करता है क्या, डेथ के लिए या हर्ट देने के लिए, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने के लिए, या फिर उसको एकदम इंस्टेंट डेथ का फियर देता है, इंस्टेंट हर्ट का फियर देता है, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का फियर देता है। तो यहाँ पे जो थेफ्ट है वो क्या बन जाएगी, रॉबरी बन जाएगी। थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन जाएगी। थेफ्ट के अंदर सिंपली क्या होता है, किसी आप उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पास से मूव कर रहे हो, तो वो क्या है, उसकी बिना कंसर्ट लिए, तो वो क्या बन जाता है, थेफ्ट होता है। अब यहाँ पे अगर आप उसको एकदम से इंस्टेंट फियर के अंदर रख देते हो डेथ की, तो वो क्या बन जाएगा, रॉबरी बन जाएगी। एग्जाम्पल है कि ए जो है जेड को नीचे झुकाता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मनी होती है, ज्वेल्स होते हैं, वो उससे ले लेता है बिना उसकी कंसर्ट के। तो ए ने यहाँ पे क्या किया, थेफ्ट किया। अब इस थेफ्ट को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, जेड को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है, रोकता है ऊपर उठने से या धक्का लगाता है उसके ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा, रॉबरी बन जाएगी। इसी तरीके से एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनती है, जब यहाँ पे एक्सटॉर्शन करते हुए, जो एक्सटॉर्शन के एलिमेंट्स हैं उनको करते हुए, उसको उस व्यक्ति को जिसके साथ एक्सटॉर्शन हो रही है उसको इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के अंदर रखा जाता है, तो वो एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाती है। जैसे कि ए जो है जेड को रोड के ऊपर मिलता है और उसको पिस्टल शो करता है और डिमांड करता है कि अपना पर्स दे दे। जेड इसके अंदर सरेंडर करके अपना पर्स दे देता है। तो ए ने यहाँ पे एक्सटॉर्ट किया क्या, जेड से उसका पर्स, लेकिन उसको इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ या हर्ट के अंदर रखा यहाँ पे उसको पिस्टल दिखा के। तो ये जो एक्सटॉर्शन हो रही थी ये क्या बन जाएगी, अपने आप में रॉबरी बन जाएगी। यही बात यहाँ पे समझाई गई है। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है डकैती। अच्छा, पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट 392 के अंदर दी गई है रॉबरी की। यहाँ पे आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फाइन भी लगेगा। और अगर आप ये चीज़ हाईवे पे करते हो तो ये आपको जो आपकी इम्प्रिजमेंट है वो 14 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। अब डकैती क्या होती है, डकैती के अंदर जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग इंक्लूड हो जाते हैं तो वो डकैती बन जाती है। तो जब 5 और मोर पर्सनस को ज्वाइंटली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, मतलब एक तरीके से वही चीज़ हो गई, थेफ्ट हुआ या एक्सटॉर्शन हुई। अगर यहाँ पे आपने उसको इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या हर्ट के अंदर रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, रॉबरी बन जाएगी।
अब ये जो रॉबरी आप कर रहे हो, ये रॉबरी क्या किया, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने मिलके की, तो वो क्या बन गई, डकैती बन गई। तो सब एक तरीके से एक ही चीज़ है, बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फ़र्क आता रहेगा। तो ये डकैती बन गई, 5 से ज़्यादा लोगों ने मिलके करा। 395 के अंदर इसकी सज़ा दे देता है, 10 साल तक की सज़ा मिलेगी और साथ में फ़ाइन भी लगेगा अगर आप डकैती करते हैं तो। अब मान लीजिए कि जब आप डकैती कर रहे थे, आप 5 लोग थे या 6 लोग थे, तो वहाँ पे बाद में जब सज़ा सुनाई गई 3 लोगों को छोड़ दिया गया। अब ये 5 से कम हो गए, तो यहाँ पे जो बाकी लोग, जो लोग बचे ना, मान लो 5 थे तो 2 बच गए, तो उन 2 को भी डकैती के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। और डकैती ही अपने आप में एक ऐसा ऑफेंस है जो चारों स्टेज के ऊपर पनिशेबल है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, जहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हो, प्लान करते हो, फिर अटेम्प्ट करते हो, कमिट करते हो, तो ये चारों ही स्टेजेस के ऊपर, 4 स्टेजेस के ऊपर पनिशेबल है डकैती। तो जहाँ पे मान लीजिए 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं डकैती को कमिट करने के लिए, तो 402 के अंदर सज़ा मिल जाएगी। अगर इस तरीके की कोई प्रिपरेशन करते हैं करने के लिए, तो उनको 399 में सज़ा हो जाएगी। ऐसी अटैम्प्ट करते हैं या फिर एक्चुअल कमीशन ऑफ रॉबरी करते हैं, तो भी वहाँ पे उनको डकैती की सज़ा मिल जाएगी। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है सेक्शन 403 का, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और साथ में हम पढ़ेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को पोजीशन ले लेते हो अनऑथराइज या रॉन्गफुल तरीके से, रॉन्गफुल यूज़ करने के लिए, तब हम उसको मिस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है किसी प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के लिए, और वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो बोला जाएगा कि उसने डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया और उसको 2 साल तक की सज़ा होगी या फाइन लगेगा या दोनों चीज़ें लगेंगी। तो ये डिफरेंस होता है कि इसके बीच में थेफ्ट और सेक्शन 403 के अंदर। कैसे, वहाँ पे आप मूव करते हो उसकी प्रॉपर्टी बिना उसकी परमिशन के, यहाँ पे आप उसकी बिना परमिशन के नहीं मूव कर रहे, वो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी रख के गया था या इस तरीके की कोई चीज़ थी और उसको आप यूज़ कर लेते हो अपने पर्पस के लिए, तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ पे एग्जांपल भी इसी तरीके का आता है कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है जेड के पास रखी, A takes the property belonging to Z out of Z's possession in good faith, believing that the time he takes it that the property belong to himself। तो यहाँ पे A जो है थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं होगा, उसने Z के पास जो प्रॉपर्टी ली है बिलीव करते हुए कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, तो यहाँ पे बाद में पता चला कि उसने इसको ऑनेस्टली अप्रोप्रिएट किया है, तो उसको 403 की सज़ा होगी। हाँ, उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो इस एग्जाम्पल के बाद मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को एक घड़ी पड़ी हुई मिलती है रोड के ऊपर, तो ये क्या है, अपने आप में एक इनोसेंट एक्ट है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उसको लौटाने के बजाय खुद पहन के घूमने लग जाएगा। अब ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन बन जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होता। तो सेक्शन 404 के ऊपर अगर हम आएँ, जो मैं बताता है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिजीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, की अगर किसी व्यक्ति ने डेथ के समय कोई प्रॉपर्टी पहनी हुई थी, उसको अगर डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट किया जाता है, तो वहाँ पे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है, और फाइन भी लगेगा साथ में। और मान लीजिए कि इस तरीके की चीज़ जो व्यक्ति उसके पास एम्प्लॉयड था जिसकी डेथ हुई है, उसका क्लर्क या सर्वेंट इस तरीके की चीज़ करता है, तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। फिर सेक्शन 405 आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की अगर हम एसेंशियल्स देखें तो क्या क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात एंट्रस्टमेंट होनी चाहिए। एंट्रस्ट मतलब कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी और के पास रखी हो, मतलब आपके बीच में एक फ्यूड्यूशरी रिलेशनशिप हो, आपने उसके पास अपनी प्रॉपर्टी बिलीव करके रखी हो, ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है लेकिन तेरे पास रख रहा हूँ उसकी सुरक्षा के लिए, किसी भी चीज़ के पर्पज़ के लिए, तो उसको एंट्रस्टमेंट बोलते हैं। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की हो किसी और के पास, या फिर डोमिनियन दिया हो उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी आपने दी हो कैसे दी हो, ट्रस्ट के अंदर दी हो, ट्रस्ट के अंदर दी हो उसको वो प्रॉपर्टी, ठीक है। और तीसरी चीज़, वो व्यक्ति क्या करता है, मिस एप्रोप्रिएशन करता है या कन्वर्जन कर लेता है उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के लिए। और चौथी चीज़, और साथ ही साथ वो वॉयलेट करता है कोई भी डायरेक्शन या जिस भी तरीके से लॉ ने प्रिस्क्राइब किया था उस प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज करने के लिए, उस ट्रस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए, उसको फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अगर आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो सेक्शन में यही बोला गया है।
इलस्ट्रेशन क्या बोलती है कि ए बीइंग एग्जीक्यूटर ऑफ द विल ऑफ द डिजीज पर्सन डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ विच डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल एंड अप्रोप्रिएट्स देम इनटू द ओन यूज, ए कमिटेड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसको बोला था कि ये जो विल की प्रॉपर्टी है इसको इस तरीके से करिए, वो नहीं करता, अपने यूज के लिए यूज कर लेता है, तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। और यही चीज़ सेक्शन 409 के अंदर अगर हमें देखें कि कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट या बैंकर या मर्चेंट या एजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी फिर उसको सज़ा मिलेगी, 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं जो है चीटिंग, जो सेक्शन 415 के अंदर देखा है। चीटिंग और सेक्शन 420 में हमें फ़र्क समझने की ज़रूरत है, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चीटिंग के अंदर अगर जो प्रॉपर्टी होती है वो मूव कर जाए, जो व्यक्ति चीट कर रहा है उसके पास, तो सेक्शन 420 लग जाएगा, और वो अगर वो प्रॉपर्टी मूव नहीं करती तो सेक्शन 415 लगता है। 415 के अंदर क्या दिया गया अगर हम रीड करें तो, हूएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, जो किसी व्यक्ति को धोखा देता है या फ्रॉडेंटली डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, जो व्यक्ति को भी डिसीव किया जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दी जाए, डिलीवर हुई नहीं है, डिलीवर कर दी जाए, या फिर उसकी कंसेंट ली जाती है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो उसकी पहले से उसके पास थी उसको रिटेन किया जाए, और इंटेंशनली इंड्यूसेस अ पर्सन टू डिसीव टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग, या फिर वो कोई चीज़ करे या कोई चीज़ ओमिट करे जो उसको करनी थी गलत तरीके से, मतलब उसको इस चीज़ के लिए इंड्यूस किया जा रहा है। अगर उसको इंड्यूस नहीं किया जाता या डिसीव नहीं किया जाता तो वो ये चीज़ करता है, और अगर जो चीज़ नहीं करनी थी वो नहीं करता। एंड विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और लाइकली टू कॉज अ डैमेज, और इस एक्ट से या इस ओमिशन से उसको डैमेज हो रहा है या हार्म हो रहा है उस पर्सन की बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, तो क्या बोला जाएगा कि उस व्यक्ति के साथ चीटिंग हुई है। यहाँ पे कोई भी अगर डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट होती है फैक्ट की तो वो भी इसी सेक्शन के अंदर आ जाएगी। जैसे कि ए जो है फॉल्सली प्रिटेंड करता है कि वो सिविल सर्विस के अंदर है और इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को, ठीक है, और जेड को इंड्यूस करता है कि वो उसको क्रेडिट दे दे गुड्स के ऊपर जो अदरवाइज उसको नहीं मिलता। तो यहाँ पे ए ने चीट किया, मतलब कि जेड ने एक ऐसा काम किया जो अदरवाइज वो नहीं करता, लेकिन इसके डिसीव करने के कारण उसने वो काम कर दिया, तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगी, चीटिंग कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो एग्जांपल दिया 417 के अंदर इसकी पनिशमेंट दी गई है, और 416 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन दी गई है कि कोई व्यक्ति जो एक्चुअल में वो नहीं है लेकिन वो अपने आप को बनाता है वो चीज़, कि भाई जैसे मैं एक टीचर नहीं हूँ या मैं एक लॉयर नहीं हूँ और मैं अपने आप को शो करता हूँ कि मैं एक लॉयर हूँ, तो वो क्या है, चीट बाय पर्सोनेशन है कि आप वो चीज़ नहीं हो लेकिन आप उस पर्सनैलिटी को बन रहे हो, चाहे वो व्यक्ति रियल हो या इमेजिनरी हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि ए चीट करता है प्रिटेंड करके कि वो एक रिच बैंकर है सेम नाम का, ठीक है, तो ए ने जो है चीटिंग की पर्सोनेशन से। एक व्यक्ति का नाम मुकेश अंबानी और वो दर्शाता है अपने आप को कि मैं मुकेश अंबानी हूँ, लेकिन वो असली का मुकेश अंबानी नहीं है, तो वहाँ पे वो चीट कर रहा है। कौन सा, चीट बाय पर्सोनेशन कर रहा है। और चीटिंग की पनिशमेंट कहाँ दी गई है, 417 के अंदर दी गई है, जहाँ पे उसको सजा होगी 1 साल तक की, फाइन लगेगा या दोनों भी लग सकता है। बाकी ये वर्ड्स जो हैं हम डिसेप्शन वगैरह इनको डिटेल में अलग से वीडियो में डिस्कस कर सकते हो, और कर भी रखा है, आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। फिर 420 के अंदर आती है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवर द प्रॉपर्टी। तो 420 और 415 में कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है, सजा बढ़ जाती है, और दूसरी चीज़ जहाँ पे आपके पास वो प्रॉपर्टी रियल में आपके पास मूव कर जाती है, मतलब कि जिस चीज़ के लिए आप उसको चीट कर रहे थे वहाँ पे वो प्रॉपर्टी आपके पास उसकी डिलीवरी हो जाती है डिसेप्शन और इंड्यूसमेंट के अलावा, जो 415 में हो रही है, तो वो 420 के अंदर आ जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास मूव कर गई है तो। और आपको फिर 420 के अंदर सजा होगी जो कि 7 साल तक की हो सकती है, और साथ में फाइन भी लगेगा आपके ऊपर। फिर आते हैं हम सेक्शन 124A के ऊपर, जो है सिडिशन के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 124A, अब देखिए सिडिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी तरीके से शो करता है, चाहे वो स्पोकन कर रहा हो, रिटन कर रहा हो, साइन से कर रहा हो, ऊपर चला गया 124A, ये रहा सिडिशन। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वर्ड से कर रहा हो, बोल के, लिख के, साइन से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, किसी भी तरीके से, और क्या कर रहा हो, हेटेड फैला रहा हो या इस तरीके का कंटेम्प्ट कर रहा हो, एक्साइट कर रहा हो, अटेम्प्ट टू एक्साइट कर रहा हो, क्या डिसअफेक्शन किसके प्रति, गवर्नमेंट के प्रति डिसअफेक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी गवर्नमेंट जो कि लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की कोई व्यक्ति चीज़ करता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसको जीवन भर की सज़ा दी जाएगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दी जाती है। और इसके अंदर
और टू विच द फाइन में बी एडेड, जिसके अंदर फाइन ऐड हो सकता है, और विद इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years, और विद फाइन विच में बी एडेड, और विद फाइन। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता है कि डिसअफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिसलॉयलिटी या फीलिंग ऑफ एमिनिटी की आप गलत भावना लोगों के बीच में पैदा कर रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसे कमेंट करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी डिसअप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट के मेजर्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ये चीज़ सही से नहीं कर रही या ऐसी चीज़ कर रही है जहाँ पे वो लोगों को उकसा नहीं रहा या इस तरीके की चीज़ नहीं कर रहा जिससे कि लोगों के बीच में बदले की भावना, हेटर्ड, इस तरीके की चीज़ फैले, तो यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि उसने सिडिशन की है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति एक्सप्रेस करता है अपनी डिसअप्रोप्रिएशन किसके प्रति, एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर एक्शन के प्रति गवर्नमेंट के, यहाँ पे मेजर्स के अगेंस्ट कर रहा था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर एक्शन के अगेंस्ट करता है, तो यहाँ पे भी ये बोला जाएगा कि उसने सेडिशन नहीं की है। तो सेडिशन करने के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, अटेम्प्ट करता है लोगों के बीच में हेटेड या कंटेम्प्ट या एक्साइट करता है उनको, या अटेम्प्ट करता है इस तरीके के एक्साइट करने के लिए कि वो गवर्नमेंट के प्रति डिससेटिस्फाई हों गवर्नमेंट के प्रति जो कि लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। और ये जो एक्ट उसके द्वारा किया जाता है या अटेम्प्ट किया जाता है, ये चाहे वर्ड्स से किया गया हो, स्पोकन, रिटन, साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो जो लोग हैं, जनता है, वो एक्साइट हुई हो, उनके बीच में हेटेड पैदा हुई हो। अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके का अटेम्प्ट किया हो या ट्राई भी किया हो तो यहाँ पे उसको सिडिशन के लिए लाइबल किया जा सकता है। उसके बाद हम अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर आगे आए तो हम चलते हैं बिल्कुल आखिरी में 511 सेक्शन में, जहाँ पे हमें बताया गया अटेम्प्ट के बारे में। अब देखिए, अटेम्प्ट को जब हम समझ रहे हैं तो अटेम्प्ट आईपीसी में बहुत सारी जगह पे दिया गया, तो जहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं दिया गया वहाँ पे हम 511 में आ जाएंगे। अब जो हमें पता है कि हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं कोई भी क्राइम जब होता है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन। और सज़ा मिलती है कंप्लीशन पे, कुछ में अटेम्प्ट पे भी मिल जाती है, और एक जो हमारा अभी हमने एक क्राइम देखा था वहाँ पे 4 स्टेजेस पे, डकैती में 4 स्टेजेस पे मिल जाती है। अब सिर्फ अटेम्प्ट होने पे भी जो 3rd स्टेज है इस पे भी सज़ा दी जाती है, जहाँ पे प्रिपरेशन एंड होती है। ऐसा फिलोसफर्स ने भी बोला गया कि ये यहाँ पे देनी चाहिए सज़ा अटेम्प्ट होने पे भी, लेकिन सभी के अंदर ऐसा है, सभी के लिए सज़ा दी जाती है, लेकिन कुछ के लिए पर्टिकुलरली अलग से बता दी गई। जैसे अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो उसके लिए अलग से नहीं बताया गया तो 511 में आ जाओगे। अटेम्प्ट करते हो कैपिटल ऑफेंसेस को तो 307 और 308 के अंदर आ जाओगे। सुसाइड कमिट करने का अटेम्प्ट करते हो तो 309 में आ जाओगे। और स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई अटेम्प्ट करते हो तो 124A के अंदर आ जाओगे। अब यहाँ पे बोलता है कि जो 511 सेक्शन है इसको अगर हम रीड करें, क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अटेम्प्ट करता है किसी ऑफेंस करने के लिए जो कि कोड के अंदर कहीं और पे, जिसके लिए क्या दी गई है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दी गई है, ऐसा कोई ऑफेंस करने के लिए अटेम्प्ट करता है या इम्प्रिजमेंट दी गई है, और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, या फिर कॉज करता है कि ये ऑफेंस कमिट हो, एंड इन सच अटेम्प्ट डज नॉट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजमेंट। तो जितनी उसके अंदर सजा मिलनी है उसकी आधी सजा यहाँ पे मिलेगी उसको। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की इम्प्रिजमेंट की आधी सजा 7 साल की, और एज द केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म इम्प्रिजमेंट, तो जितनी भी उसके अंदर लॉन्गेस्ट सजा है ना उसकी आधी सजा हो जाएगी उसको। और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और विद बोथ, और जो फाइन लगना है वो लगेगा या फिर दोनों चीज़ें लग जाएंगी। और ये जो सेक्शन है ना 511, ये सिर्फ कौन से ऑफेंसेस के लिए जो आईपीसी के अंदर आ रहे हैं। अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ के अंदर कोई ऑफेंस दिया तो उसके ऊपर 511 एप्लीकेबल नहीं होगा। और साथ ही साथ कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, इसके अलावा जैसे सेक्शन 121, 124, 124A, 125, 130, 131, 151, 153A, 161, 162, 163, 165, 196, 198, 200, 213, 239, 240, 241, 307, 308, 309, 385, 387, 389, 391, 393, 394, 398 और 460 यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया, तो यहाँ पे 511 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए जो भी इंपॉर्टेंट थे आईपीसी के अंदर। अगर आप इन टॉपिक्स को करते हो तो आपके जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हो, एलएलबी का दो या जुडिशरी का दो,
APO का दो, APPO का दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, कोई एंट्रेंस दो, LLM का, LLB का, जहाँ पे भी आपका क्रिमिनल लॉ आ रहा है, आप इन टॉपिक्स को कर लोगे तो आपके मेजर टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये सभी समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।